तो जन कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है रिलीज का प्रोसेस? मतलब ऐसा नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है या दोनों है। नर्वसनेस भी है और बहुत हेक्टिक है बेसिकली। हाँ पहली बार है ना, वही और रिलीज और इंडी फिल्म है, हाँ वही तो वैसे। कोई स्टूडियो सपोर्ट नहीं है सच। सचिन सर का बहुत बड़ा सपोर्ट है, वो हमारे पीछे है, उनका आशीर्वाद है। बट वही कि उस टाइप का हमारे बजट्स नहीं है, ये नहीं है, तो जी जान के जितना भी पर्सनली लोगों तक पहुंच सके कोशिश जारी है। उसमें तो एफर्ट तो बहुत ही ज्यादा लगता है वो तो। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। फिल्म रिलीज कराना मुझे लगता है फिल्म बनाने से ज़्यादा मुश्किल है। हाँ वही बहुत मुश्किल है, मुश्किल बहुत मुश्किल है। तो वही इसी चीज के अटेम्प्ट में हमने भी एक्चुअली ये पॉडकास्ट शुरू किया है कि थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट फिल्म्स के बारे में बात हो सके, एंड अगर रिलीज के साथ टाई अप करके हम थोड़ा उस टाइम पे कर सकें तो मे बी प्रमोशन में हेल्प होगा, और जनरली एक जगह भी बन जाएगी जहाँ पे अगर आपको ये फिल्म पसंद है तो आप जाके डायरेक्टर के साथ कॉन्वर्जेशन देख सकते हो। एंड आई थिंक हम लोग दोनों फिल्म मेकर्स भी हैं, तो मैं निश्चित तो उस सेंस में थोड़ा ये भी रहेगा कि थोड़ा मतलब जो कॉन्वर्जेशन रहेगा वो थोड़ा सिनेमा फोकस्ड उस टाइप का होगा कि आई थिंक फिल्म क्रिटिक्स और फिल्म मेकर्स का दिमाग बहुत अलग तरीके से काम करता है, या फिर जर्नलिस्ट भी जैसे सवाल पूछते हैं, उससे अलग हम लोग कुछ डिस्कशन शुरू करना चाहते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। ताकि जो फिल्म मेकर्स हैं जो अभी फिल्म बना ही रहे हैं वो कुछ सीखें ये सब देखकर ना, क्या प्रोसेस है, क्या लगता है टू मेक एन इंडिपेंडेंट फिल्म। वो भी थोड़ा मे बी इन अ वे एजुकेशनल भी हो पाए उस sense में। हाँ, जितना एक्सपीरियंस हम बेसिकली लोगों के साथ शेयर करेंगे। हाँ। किसी को मैं सिखा नहीं सकती किसी को, बट हम अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं बस। तो इसी में आप बताओ कि कैसा रोड शो करने का एक शायद आप भी उस ग्रुप में हो, तो हाँ, वही किसी ने लिखा था कि इंडी फिल्म का रोड शो अपना। हाँ, बड़ी बात है। कहाँ गए थे उसमें? इसमें एक्चुअली वो मेरा होम टाउन है वरोरा, हाँ। जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, हाँ। महाराष्ट्र के, अच्छा। और वहाँ पे रोड शो की थी हमने। हाँ और डोंगरगांव गए थे जहाँ पे मैंने फिल्म शूट की, जो मेरा जहाँ पे वो मेरा गांव है, मेरा जन्म गांव है, तो वहाँ पे गए थे। और चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, वहाँ गए थे। तो रोड शो, हाँ, एक्चुअली वो मेरे अंदर, मतलब फिल्म बनाई इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, मेरे अंदर थोड़ा कमर्शियल डायरेक्टर छुपा हुआ है। डायरेक्टर भी पॉलिटिशियन नहीं। ऐसे तो नहीं कहेंगे। मैंने तो आप रोड शो देखोगे, मैंने एक बार भी ऐसे नहीं किया, और एक बार भी किसी ने अगर वेव किया तो मैंने किया, अथवा ऐसे नहीं किया मैंने, विक्ट्री साइन नहीं दिखाई। तो एक था कि होता है ना, थोड़ा सा खुशी भी होती है, मतलब ऐसा कि अपनी गांव की फिल्म है, एक अपनापन होता है ना, तो उसके लिए ही था। लोगों को पता था, बट एक थोड़ा सा मजा आया रोड शो। और ओवरऑल सारा जो प्रमोशन था गांव में भी, लोग भी एक्साइटेड थे, अभी भी है, वो सब वेट कर रहे हैं कि कब आएगी, क्योंकि वहाँ पे हो रहा है थिएटर रिलीज, उधर थिएटर हो रही है, जहाँ पे एक थिएटर है वरोरा में, सत्यम सिनेमा, वहाँ पे भी हमने विजिट की थिएटर में, छावा चल रही थी हम, इंटरवल में गए हम। तो सजी सर भी आए थे, हम लोग विद एक्टर, सारे एक्टर वही के हैं, तो सारा। फिर हम मिराज सिनेमा गए चंद्रपुर, वहाँ पे भी थिएटर विजिट की, तो कर रहे हैं। आपने सोचा कि प्रमोशन में आप ये कमर्शियल प्रमोशन वैसे करूं? मैं मानता हूँ कि मेरी फिल्म कमर्शियल ही है, इंडी तरीके से बनाई गई है। हाँ, इंडी क्या होता है बेसिकली, आप जिसमें कोई स्टूडियो बैकअप नहीं होता, या स्टूडियो या कोई उस टाइप बजट नहीं होते, या स्टार नहीं होता, तो आप इंडिपेंडेंटली बना तो हमारी, बट आपका फिल्म इंडी हो या कमर्शियल हो, फिल्म इज फिल्म। हाँ, उसमें मैटर नहीं करना चाहिए कि मतलब कैसी है। एग्जैक्टली। और फिल्म की आई थिंक थर्ड की लैंग्वेज भी वैसी कि बहुत आर्ट हाउस होने की कोशिश कर रही है, ऐसे कुछ नहीं है, जैसा मैं हूँ आई थिंक वैसे फिल्म में ह्यूमर भी है, फिल्म में ह्यूमर भी है, एक्सेसिबल है, क्योंकि वही हर फिल्म का तरीका होता है। मुझे वो तरीका पसंद है, वो मेरी फिल्म मेकिंग कह सकते हो कि बात भी कह रहा हूँ और लोगों तक वो बात पहुंचनी भी चाहिए, इसलिए। और ह्यूमर ऐसा नहीं, फोर्स ह्यूमर नहीं है फिल्म में, जो एक सिचुएशनल ह्यूमर है, जो नेचुरल ह्यूमर है, हम बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कर रहे हैं, तो वही होता है। तो वो मेरे लिए, क्योंकि मेरा वो नेचुरल स्टाइल है स्टोरी टेलिंग का, क्योंकि मैं अपने करियर की शुरुआत में कॉमेडी सर्कस स्टैंड अप कॉमेडी लिखता था। हाँ, तो मैंने काफी कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी लिखी है, उसके बाद मैंने किड्स एनिमेशन शोज लिखे जो कि अगेन फनी थे।
तो उससे बहुत सारे एपिसोड लिखे विद माय पार्टनर अंबर। तो हमने वो किए, मैंने बहुत सारे सिटकॉम्स के लिए भी स्क्रिप्ट लिखी है। तो ह्यूमर वो शुरू से है, वो ह्यूमर अलग है, इस फिल्म का ह्यूमर अलग है, और यहाँ पे बड़ा रियलिस्टिक स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ ह्यूमर है। बट हाँ, ह्यूमर चाहिए, नहीं तो लाइफ बहुत नीरस हो जाती है। जैसे वो जो मोमेंट है ना जिसमें वो कि बोर आया करके वो जो डुक्कर आया, वो जो आवाज जो निकालता है वो इतना बढ़िया टच है ना। राइट क्योंकि अगेन क्योंकि वहां पे जो डुक्कर मींस वाइल्ड बोर जो होते हैं, खेत में आते हो, खेत का जो भी उगा होता है वो उसका पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर लेते, खाते हैं, इवन ह्यूमन पे अटैक करते हैं। तो वो बड़ी समस्या है एक्चुअली विदर्भा में। एक होता है, एक बोलवम आता है, उसको बोंडड़ी बोलते हैं, जो कपास को लगती है, और ये वाइल्ड बोर डुक्कर जिसको मराठी में कहते हैं, तो अटैक करते हैं, कपास खा जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो वो भी एक मैंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की थोड़ी हिम्मत तरीके से, क्योंकि आप एक पूरा एक बंदे का काम होता है कि रात में जागता है या रहता है वहां पे, होता है कि वाइल्ड बोर आना जाए वगैरह, तो इसीलिए आप उसको ये कर रहे होते हैं, भगाने की टेक्निक है कि जो आता है तो आप पत्थर उठाते हो, फेंकते हो, मारते हो, आप दूर पे अटैक भी कर सकता है, चिल्लाते हो। तो बेसिकली मैंने लिखा था स्क्रिप्ट में कि ये आता है, तो जिसने प्ले किया है वो हमारे खेत में काम करता है, तो काका। तो जितने भी कास्टिंग एक्चुअली रियल लोग हैं, ठीक है, उसको पता है कैसे डुक्कर चिल्लाना है। तो उसको पहले चिल्लाता डुक्कर, तुम कैसे करते हो, तो ये करो फिर, छोड़ दो डुक्कर। तो ये आपने अपने खेत, अपने गांव में ये सब शूट किया, वो सब कैसा था इसका, मतलब पूरा एक्सपीरियंस शूट करने का? बहुत बढ़िया, बहुत चैलेंजिंग था, बहुत रिस्की भी था, क्योंकि अपना गाँव है, अपने लोग हैं, आपको एक थोड़ा सा डर तो लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए, सेंसिटिविटी इंक्लूड होती है उसमें, कोई नाराज ना हो जाए, किसी नुकसान ना हो जाए, बहुत कुछ होता है। बट बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरा गांव था, और इस कारण लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। जनरली जैसे बहुत बार हुआ कि जिस घर में मैंने जो मैक्सिमम पार्ट, सविता का घर है फिल्म में, वो एक्चुअली हमारा ही घर था, उस घर में मेरा जन्म हुआ है। अच्छा, उसी घर में? हाँ, उसी घर में मेरा जन्म हुआ है, जहाँ पे अगर फिल्म में किचन दिखा है, किचन के साइड में एक रूम है, उसको मराठी में बोलते हैं माज घर, हाँ, जो बीच वाला होता है। तो उसी घर में मेरा जन्म हुआ, तो एक मेरा एक पर्सनल एक कनेक्शन है उस घर से, उस गाँव से भी। तो जब हम रेकी कर रहे थे, तो एक्चुअली लिखते वक्त मेरे दिमाग में वही घर था, वही गाँव था, क्योंकि आप जो देखते हैं वही आपकी राइटिंग में भी आता है। तो जब हम एक ही कर रहे थे, तो उस घर में ऑब्वियसली अभी हमारा घर नहीं, कोई और रह रहा है, मेरे दिमाग में अटका था। बट वो घर बहुत छोटा है, फिल्म में बहुत अच्छे से दिखता है, बट शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू उसमें तो आप प्रॉब्लम है कि लाइट्स की आप कैसे करोगे, कैसे करोगे। तो हमने ऑप्शन देखे, बट मेरा मन उस पर अटका था। फिर हमने रिक्वेस्ट की उनको कि ऐसा ऐसा है, और उन्हें किया। तो उस घर में जैसे हम कर रहे थे, तो उनके बोला कि हमें शूट करना है फिल्म का, जानते हैं मुझे, तो बोले ठीक है करो। उनको नहीं पता ना शूट का मतलब क्या होता है। जब हम पूरा उसके वो फैमिली उधर ही रह रही थी, घर में ही रह रही थी, और उनको थोड़ा शिफ्ट कर दिया हमने, एक रूम में उनको थोड़ा शिफ्ट कर दिया। वो बेचारे 10 दिन के लिए अपने मैकी चली गई। और जो ओनर है साइड में रहते हैं, अभी उन्होंने रेंट पे चढ़ाया था। तो उनको लगा कि हम आएंगे, जो ओनर को लगा कि हम आएंगे, 1-2 घंटे का शूट होगा, उसमें क्या लगता है। पहले दिन हम पहुंच गए, सुबह 7 की शिफ्ट है, 6 बजे वहां पे पहुंच गए, और रात तक चल रहा है, और 7 to 7 शिफ्ट, और मैं थोड़ा सा स्लो हूँ डायरेक्टर, तो मेरा हमेशा आधा घंटा एक्स्ट्रा तो ये दिन भर चल रहा है, इतने लोग हैं, फिर देखा बाप रे ये शूट होती है, ये है। तो वो 3 दिन बाद उन्होंने बोला, 4 दिन बाद कि नहीं, कि वो बोले कि नहीं, बहुत हमें तकलीफ हो रही थी तकलीफ उनको, क्योंकि हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि शूट का मतलब क्या था। उनको तकलीफ हो रही थी क्योंकि उनके टॉयलेट्स बाथरूम थे वो बाहर थे, अगर उनको यूज करना है तो इतने लोगों के सामने ऑब्वियसली कोई महिला भी हो, घर की भी हो, अच्छा लगता कि कैसे आप टॉयलेट जाए, तो समस्या हो रही थी। अच्छी बात है कि वो दिन भर खेत में रहते थे, कि शाम को आते थे करीब 5:30 बजे। उसके बाद अगर उनको टॉयलेट यूज कर रहे, बाथरूम यूज कर रहे हैं, वो समस्या तो होती थी। तो इसलिए मैं समझ सकता था परेशानी, बट क्या 4 दिन हो चुके थे, मैंने बहुत सारा पोर्शन शूट कर लिया था।
तो मैंने तो बोला कि अभी मैं धर्म संकट में हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो मुझे पता है आपको तकलीफ हो रही है, बट मैं सॉरी, बट अभी मैं शिफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा बहुत सारी फिल्म यहाँ पे शूट हो चुकी है और 4 दिन का है, मुझे माफ कर दो, बट मुझे यही करने दो। तो वो भी बोले नहीं बेटा, बोल दो तुम अपने हो इसलिए हम ये कर रहे हैं, हम सहन कर रहे, कोई होता तो हम उसको भगा देते कब का, कोई ये होता। तो इस टाइप का कि बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। शाम को 7 बजे भजन शुरू होता था मंदिर में लाउड स्पीकर पे। वो तो आजकल गाँव में आई थिंक एक ये कॉमन चीज हो गई है कि हाँ, ये सब भजन होता है लाउड तो स्पीकर पे आप रेगुलर चलता है, बट शूट चल रहा है, सिंग साउंड थी हमारी सारा। तो बहुत बार 9 to 9 शिफ्ट होती थी, तो साउंड शुरू होती थी, तो हमें बहुत बार रिक्वेस्ट करना पड़ा। तो अगेन आप भजन रुकवाना थोड़ा सा आपका एक सेंसिटिव इशू भी है, बट अगेन वो लोग माने, ऐसा नहीं कि उन्होंने सपोर्ट किया 1-2 बार। बट वो ऐसा आप लोग गए वहां से और थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद चालू हो गया, वैसा नहीं? 1-2 बार पहली बार हुआ, उनको बाद में पता चला कि इनका शूट चल रहा है, तो वो नहीं करते थे। पहले उन्होंने 1-2 बार कोई आया, कोई शराब पी के, उन्होंने बोला अरे तुम ऐसे कर सकते हो गया, आरती रुकवाओगे, बट बहुत सपोर्टिव। हाँ, वही जनरली सपोर्टिव सपोर्टिव। साउंड, सिंग साउंड थी, तो सिंग साउंड के दौरान भी होता है कि ऑब्वियसली काम चल रहे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता था कि प्रोडक्शन वाला साइलेंस प्लीज। तो जैसे कोई याद है ये चल रहा है, कपड़े धो रही है और ठाप ठाप चल रहा है, साइलेंस प्लीज, रुक काट। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो पहली बार गांव में शूट हुई थी, वो भी नयापन था, लेकिन सब और सबसे बड़ी समस्या थी हमारे सिंग साउंड के लिए ट्रेन, क्योंकि उस गांव से ट्रेन पास होती है, सॉरी रेलवे ट्रैक बड़ा वाला, हाँ, उसमें हर 10 मिनट में ट्रेन जाती है, गुजरती है वहां से, तो वो बहुत प्रॉब्लम है। तो हम सीन के दौरान हमें बहुत बार रोकना पड़ा। अच्छा सीन जा रहा है, लेकिन ट्रेन की वजह से कभी भी रोकना पड़ा। कभी बोले यार घर में क्या हो जाए, कर देते हैं, बोल तो बाद में देख लेंगे, बट थैंकफुली हमारा सिंग साउंड बहुत ही अच्छा रहा। कितने दिन का शूट हुआ फिर? हमारा 22 दिन का हेक्टिक था, वर्किंग विद नॉन एक्टर्स, और उस गांव में जहाँ पे शूट नहीं हुआ, जहाँ पे होता नहीं आपका एक डिसिप्लिन नहीं होता शूट का, और नॉन एक्टर के साथ उनके साथ बहुत सारे टेक होते थे, मुश्किल था, बट 22 दिन में आधा घंटा मैंने एक्स्ट्रा किया। नहीं 22 दिन तो लगता भी नहीं। 22 दिन तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कोई बजट भी अलाउ नहीं कर रहा था मुझे, वो भी नहीं। मैं चाहता तो आराम से 30 दिन शूट कर सकता था, बट बजट नहीं था, तो करना ही था। जो मुझे जो स्क्रिप्ट में लिखा था मैंने, उसमें से 2-3 सीन मींस कुछ पार्ट्स, कुछ मोन्टाजेस थे, वो मैं शूट नहीं कर पाया। एक सीन में शूट कर पाया, शादी के पूरे मंडप में एक सीन था, वो शूट नहीं कर पाया, लेकिन मैं डिसीजन लिया कि मैटर वो सीन ना भी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे 2-3 मुझे कॉम्प्रोमाइज करने पड़े, 2-3 शूट, अदरवाइज मैं सारा शूट किया। तो फिर ये फिल्म बनाने के पीछे का कहानी क्या है? मतलब आपने जब आपके अराउंड देखा, कुछ एक्सपीरियंस किया, तभी ऐसी फिल्म निकली होगी ऐसा लगता है, क्योंकि जनरली जब अरेंज मैरिज के ऊपर कोई फिल्म बनती है, या तो बहुत ही रोमांटिकली दिखा देते हैं, या फिर जो दूसरा साइड डाउरी, हरासमेंट वगैरह, वो साइड दिखाते हैं। यहाँ पे ये फिल्म देख के ऐसा लगता है कि ये सारे कैरेक्टर्स बहुत रेगुलरली यूज्ड टू हैं विद दिस प्रोसेस ऑफ थर्ड, एंड इट्स लाइक अ कॉमन थिंग इन देयर डे टू डे लाइफ, एंड दे हैव एक्सेप्टेड इट। तो ये काफी सटल तरीके से वो मच डीपर मिसोजिनी जो है सोसाइटी में, वो दिखाई जा रही है विदाउट इट बीइंग वेरी ड्रामेटिक। तो क्या एक्सपीरियंस था आपका कि आपके अराउंड ये हो रहा था, या आप कहीं स्तर लेके गए थे, तो क्या था? नहीं, मैं फॉर्चुनेटली हाँ, मैं स्तर देखने गया नहीं, बट ना मेरी तो ये शादी आपने क्या बोलते हैं, अरेंज मैरिज नहीं है, बट हाँ ये ऑब्जर्वेशन से, बचपन से, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ, मेरी 2 बहनें हैं, मेरी 5 कजन्स है, अच्छा, तो टोटल 7 बहनें हैं हमारे जॉइंट फैमिली में। तो ये बचपन से देखता आया वो बेसिकली। तो ये अगर आपने फिल्म देखी है तो आप फिल्म में देखोगे कि बच्चा आता है पानी के ग्लासेस का ट्रे लेके आता है, वो बच्चा मैं हूँ बेसिकली। तो मैं बचपन से देखता आया हूँ, बहुत लोगों को पानी पिलाया मैंने। तो ये सारे जो आपने फिल्म में देखा वो मैं बचपन देखता आया हूँ। बट होता है ना कि आप बच्चे जब होते हो तो आप क्वेश्चन नहीं करते सिस्टम को, कि आप लोग चलता आ रहा है, ट्रेडिशन है कि मेहमान आते हैं, सवाल पूछते हैं, आप ये नहीं करते उतना। और मैंने कभी
दूसरे एंड पे बैठा नहीं मैं, लेकिन 2016 की बात है जब मैं, मेरा एक कजन है, उसके कजन में उसकी मैच मेकिंग प्रोसेस में, जिसको मराठी में बोलते हैं कांदा पोहाचा कार्यक्रम, तो उसके लिए मैं गया था। तो मैं पहली बार उस साइड बैठा था, मेन गैंग में बैठा था, मेल गैंग में बैठा था। तो एक्चुअली उस वक्त मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हुआ, क्योंकि आज बचपन से देखता है कि सवाल पूछते थे कि पता कि ये चलता होगा, बट पहली बार जब लड़की बैठी थी सवाल पूछ रहे थे, और जो बेसिकली द होल जो प्रॉब्लम है द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ गर्ल्स, कि आप यू आर जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ हर कलर, हाइट, ए, तो वो थोड़ा सा मीन्स थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा। जब मैं वापस आया तो मैंने शिपाली को कहा था, तब हमारी शादी नहीं हुई थी, तो ये मैंने बताया इस टाइप का, तो उसने कहा कि यू शुड राइट अबाउट इट, या लिखो या देखो। तब एक्चुअली वहां से शुरुआत हुई इस फिल्म की। 16-17 में मैंने एक फिल्म लिखी थी। और एज ए शुरुआत की थी मैंने एक शॉर्ट फिल्म टाइप का, मेरा एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बनाना था बेसिकली। तो मैं जब लिखते गया तो वो फुल मतलब कि बहुत कहानी है, बहुत सारा इसमें आप बता सकते हैं, क्यों आप इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो मैंने लिखते गया, वो एक्चुअली मैंने एक फ्लो में ही पूरी कहानी लिखी। अच्छा। उसके बाद ऑब्वियसली फिर हम बिजी हो गए थे विद आवर वेब सीरीज गिल्टी माइंड्स, तो फिर वो पीछे रह गए। तो मैं टाइम 4 साल भी कोविड वगैरह आ गया, तो स्क्रिप्ट ऐसे पड़ी थी। गिल्टी माइंड के बाद मुझे लगा कि जब रिलीज हुआ कि यार उसको करते हैं उस फिल्म को। मेरे पास और एक स्क्रिप्ट है, बट वो उसका बजट ज्यादा है, अगेन उसको लिए स्टूडियो चाहिए आपको। तो ये स्क्रिप्ट थी, मुझे लगा कि ये हम खुद कर सकते हैं। इसको भी मैंने 1-2 जगह पेश की थी इस स्क्रिप्ट को, बट वही कि इस स्क्रिप्ट को समझना ऑन पेपर थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस कि जो ट्रीटमेंट मैं चाहता था और जो जिस टाइप कास्टिंग में चाहता था, वो स्टूडियो शायद सपोर्ट ना करे, क्योंकि फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई नॉन चेहरा हो या ये। तो हमने सोचा कि यार मैं और दरवाजे खटखटाऊं, उससे बेटर है कि हम खुद ही कर लेते हैं। उसमें जवाब बजट नहीं है, जो भी है। तो हम 4 पार्टनर्स हैं, मैं, शेफाली, करण और रीगा। तो हमने ये अपने रिसोर्सेज ये करके हमने बोला कि करते हैं, और मतलब गांव में करते, क्योंकि फिर मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे बहुत सारा लोकेशंस और इस टाइप का। तो उस टाइप की फिर हमने शुरुआत की। सॉरी, मैं क्वेश्चन ये हो गया, यही क्वेश्चन था। हाँ, मैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में ही पूछ रही थी, क्या आपने क्या देखा। एग्जैक्टली। तो ये स्क्रिप्ट तभी लिखी, और उसके बाद बनते बेसिकली अभी 2023 में बनी, और अभी आपके सामने आ रही है 7 मार्च को। और कास्टिंग का कैसे था? आप वहाँ सीधा चले गए और लोगों से मिलने लगे, या पहले से आप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यही था कि मतलब नॉन एक्टर्स के साथ ही बनानी है? ऐसा नहीं था। स्क्रिप्ट लिखी तो जैसे मैंने कहा कि मेरे दिमाग में वही जगह थी, और जो लिखते वक्त जो डायरेक्ट है मराठी का, जो वहाँ का वराडी बोलते हैं हम, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट का, वो थोड़ा अलग है। जो मुंबई पुणे की मराठी उससे अलग है। तो मेरा ये था कि मैं वही की आर्टिस्ट कास्ट करूं, नॉन एक्टर्स की भी ऐसा नहीं था, वहाँ के आर्टिस्ट कास्ट करूं, फिर वो कोई भी हो, थिएटर आर्टिस्ट हो, नॉन उस टाइप उस साइड नहीं है। तो हमने ऑडिशन शुरू कर दी थी, ओपन ऑडिशन थी, मैं कोई भी है ऐसा। तो मैंने कॉलेज में ऑडिशन रखा, जो कॉलेज में दिखा है वो मेरा कॉलेज है, आनंद निकेतन कॉलेज, जहाँ मैं पढ़ा हूँ बेसिकली। तो वहाँ पे ऑडिशन रखी थी, वहाँ पे उस एज ग्रुप की बहुत सारी लड़कियां आई थी, तो उसमें मुझे सविता मिली बेसिकली। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मुझे नॉन एक्टर, पर इतना मुझे पता चला कि जब हम ऑडिशन कर रहे थे इतना टैलेंट भरा पड़ा हुआ है। और थैंकफुली मराठी फिल्म इंडस्ट्री में इज वेरी कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री। उसमें आपको जरूर नहीं कि ये पर्टिकुलर एक्टर होगा तो फिल्म चलेगी, ऐसा कुछ यही नहीं है। और वहाँ पे हिस्ट्री है कि ऐसे जो अच्छी कंटेंट ड्रिवन फिल्में चली है, अगर आप ठीक से लोगों तक पहुंच पाए तो लोग देखते हैं, लोग इंसिस्ट नहीं करते हैं मेरे को उस पर्टिकुलर एक्टर चाहिए। तो वो एक अच्छा मराठी फिल्म बनाने का एक फायदा है कि आपको इतना ये नहीं करना पड़ता, एक्टर्स के भरोसे नहीं रहना पड़ता है। हाँ, स्टार ड्रिवन नहीं है, इट्स अ कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री। तो सविता का कास्टिंग के बारे में बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है कि उस ऑडिशन में वो आई थी, और हमने करीब 40-50 और कुछ लड़के ऑडिशन हुई, और 5 घंटे हमने वो ऑडिशन प्रोसेस हुआ। उसके बाद हम पैकअप कर रहे थे, सारा कैमरा कर रहे थे उसी कॉलेज में। तो वो सविता आई, नंदिनी,
जो नंदिनी चिप्टे जिसने रोल प्ले किया अभी तक, वो आई और बोली कि सर मेरा ठीक से नहीं हुआ, मैं वापस ऑडिशन दे सकती हूँ। नहीं नहीं बेटा हो गया, बताते आपको। नहीं सर वो मैं ठीक से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम कल हमारे चंद्रपुर में ऑडिशन है, सारा ऑडिशन होने के बाद आपको रिजल्ट बताते हैं, हमारी टीम बता देगी। सर मैं रो भी सकती हूँ, कोई बात नहीं, तुम मैं डांस भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। तो उसमें एक भूख थी बेसिकली। ना ठीक है कोई बात नहीं बताएंगे। दूसरे दिन हम चंद्रपुर गए, वहां से वरोरा से 50 किलोमीटर दूर है, वहां पे हम ओपन ऑडिशन था, अगेन पत्रकार भवन में हम प्रेस क्लब में ऑडिशन रखा था। स्टेज वेज पे लोग आ रहे थे, मन बाय मन दे रहे थे, जैसे इंट्रोडक्शन ऑडिशन। मुझे बस जज करना था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और वो जो इमेज मेरे दिमाग में है कैरेक्टर की, वो बस फिट बैठता था। उसके बाद फिर फिल्टरिंग कर हम आगे चलते हैं। आधे घंटा वहां पे चल रहा है इंटरव्यू उस पत्रकार भवन में, देखता हूँ नंदिनी वापस स्टेज पे है। तुमने तो ऑडिशन दे दिया कल। तो नहीं सर वो ठीक से नहीं हुआ। अरे यार ठीक है आई तो कर लो। तो उसने कुछ प्रिपेयर करके आई थी और बड़ा इमोशनल सीन, कुछ तो भी एक फिल्म का सीन है, मुझे भी पता नहीं, पहली बार पता चला हो। अच्छा किया उसने, थोड़ा सा तो कॉन्शियस थी बट जो भी था अच्छा किया। फिर हम जो मेरा टीम मेंबर है उनको बोला कि यार तुम उसको ऑडिशन स्क्रिप्ट है उसको दे दो। उसको बोला तो बेटा तुम बाहर जाओ, एक पढ़ो और आ जाओ वापस। आधे घंटे बाद प्रिपेयर करके आई और फिर हमने वो सीन उस ऑडिशन की बहुत अच्छा किया उसने। उसका बेसिकली जो होता है ना कि एक तो ऑब्वियसली जो मुझे लुक एंड ये चाहिए था वो उसमें था, प्लस उसके आंखों में ये जो था ना एक डेप्थ थी, या जो पूरा उसका जो इनर जो बोल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारा जो फिल्म में भी जस्ट बहुत कम बोलती है वो, आपने कहा बहुत कम डायलॉग। तो मुझे वो उस दिन वो लगे कि यार यही सभी था मेरी। उसके बाद हमने बहुत सारे ऑडिशन किए बट आई थिंक मेरे दिमाग में वो फिट बैठ गया कि यही सभी था। सिमिलर बाकी जो कैरेक्टर्स है, दौलत राव, उसकी कास्टिंग तो मुझे दौलत राव के लिए हमने काफी ऑडिशन किए बट मुझे एक भी पसंद नहीं आ रहा था। बहुत सारे ठीक ठाक थिएटर आर्टिस्ट उन्होंने किए बट एक इमेज थी ना इतना कि ऐसा चाहिए, वो डायलॉग वो मैनरिज्म जो आंखों में दर्द वो नहीं दिया था। हम रेकी कर रहे थे 10 दिन पहले फिल्म के, सारी टीम आई थी मेरी। तो वहां पे मेरा जो भाई है, कजन है संदीप, जिसने काली गुरुजी का रोल लेके आया। अच्छा वो मेरे कजन है। और मैंने देखा था तो उनको मैंने बताया था कि एक्चुअली कि यार ऐसा कुछ उस टाइप का आदमी है ना, मुझे फोटो भेजो या जो भी है। और मेरा कास्टिंग जिन्होंने की चंदन वही रहते हैं, उसको बताया था कि तुम जहाँ जाओ आसपास और उस टाइप के आदमी ना, उसको समझा था कि सपोज ये रेफरेंस है या उस टाइप का दिखने वाला, तो वो बेस्ट थे। तो संदीप ने मुझे, हम रेकी कर रहे थे, वो लेके आया उनको, बाइक पे आए दोनों, बाइक पे आए और बताया कि देखो पहचाना इसको। मैंने कि नहीं, दाढ़ी वाड़ी बड़ी होती है इसकी। अरे वो अपना बंड्या है, तो एक्चुअली उसका नाम बंड्या, बचपन में बंड्या होती थी, मुझसे सीनियर है बट हम बचपन के दोस्त हैं। तो पहचाना नहीं, देखो कुछ कर सकते हैं इसका। तो उसने नमस्कार जिस टाइप किया ना, मेरे को एकदम लगा कि यार बढ़िया है, यही है दौलत राव। दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई थी, हालांकि उनकी उतनी एज नहीं है, उनके उपास चल रहे, दाढ़ी बढ़ाई थी उन्होंने। तो फिर अगेन चंदन को बोला कि आप तुम घर जाओ और वो अपना ऑडिशन स्क्रिप्ट है वो करके लाओ। वो गए, हम तब तरीकी कर रहे थे, वो वापस आए और उसने बोला कि उसने आते बोला सर दौलत राव मिल गए। देखा सीरियसली जो होता है ना कि बात करने का ढंग और उसके आंखों में वो थोड़ा था, तो बोला कि परफेक्ट। तो इसी तरह हमारी कास्टिंग हुई सारी। कोई प्लान नहीं था कि मुझे सर्टन एक्टर चाहिए, बट टैलेंट वो कैरेक्टर दिखना चाहिए बेसिकली जो है। एज ए डायरेक्टर मेरे लिए बहुत आसान था क्योंकि वो लोगों ने वो लाइफ जी है, उनको वो भाषा पता है, वो कल्चर पता है, उस गलियों से गुजरे हुए हैं। तो एज ए डायरेक्टर वो मेरे लिए, मुझे होता है ना, हम जब बोलते हैं कि गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, वो ऑलरेडी दे वेयर वो बचपन से प्रिपेयर कर रहे थे। एग्जैक्टली ऑलरेडी थे। बस सबसे मुश्किल था उनको कैमरा के सामने कंफर्टेबल करना, एक्टिंग करवाना इतना आसान नहीं है। कैमरा के सामने बात करना 40 लोग 50 लोग का कैसा वर्कशॉप का प्रोसेस था कुछ, मतलब इससे पहले, शूट से पहले? हाँ, तो हमने बेसिक वर्कशॉप किया विद प्राइमरी कैरेक्टर्स ओनली, फैमिली के 4 मेंबर्स और 2-3 जो उसकी सहेलियां है, सबके साथ नहीं गया। बेसिक वर्कशॉप में मैंने 1 हफ्ते का था, 1 हफ्ते में भी 3-4 घंटे हर रोज
हम गाँव चले जाते थे मैं और शेफाली, और उनको बेसिक रीडिंग करते थे और उनको रॉ ही रखना था। उनको एक्टिंग नहीं सिखानी थी कि एक्टिंग ऐसे होती है। जितना बस उनको कंफर्टेबल बना था मेरे साथ, क्रू के साथ, और तो मैं मोबाइल पे बेसिकली हम रीडिंग करते थे और मैं शूट करता था। थोड़ा हम कोरियोग्राफ करते थे, ऐसा होगा ऐसा ऐसा होगा करते थे, तो वही था। बट वो सीरियसनेस नहीं थी किसी में, एक्सेप्ट मुझे लगता कि नंदिनी और एक दो लोग, दौलत राव और जो माँ का कैरेक्टर ये किया लीला बाई, संगीता बाई, मेरी एक्चुअली डिस्टेंस कजन है मेरी वो। हाँ, उनकी भी इंटरेस्टिंग कहानी कैसे कास्टिंग हुई है, बहुत लंबा पॉडकास्ट हो सकता है। नहीं बताइए। हम जब जाते थे गांव में ऐसे लोगों को ढूंढने, ये करने ढूंढ रहे थे ऐसे, तो वो क्यूज देती थी बेसिकली। ऐसे बैठी थी हम जहाँ हमारा घर है वहां पे, तो आती थी बैठती थी और क्यूज देती थी बेसिकली। तो देखा इतना अच्छा क्यूज देती थी वो। एक सीन था किसी और के लिए कर रही थी, एक झगड़े वाला सीन है जहाँ पे, तो उसको झगड़े, दो औरतों को ये करना था, तो इतना कन्विंसिंगली कर रही थी, तो बोला कि यार आप करोगे? हाँ करोगे। उनका एक ही बात होता है, बहुत हंसती थी, बहुत हंसती है, अच्छी बात है हंसना, बट वो हंसी रोक नहीं पाती। हाँ, तो बहुत सारे सीन मुझे कवर करना पड़ा। अभी मैं रिवील नहीं कर सकता वो सारे सीन में, कि जहाँ पे आपको इमोशनल होना है वहाँ पे बस हंसी आ रही है। तो हमेशा उनको कुछ ना कुछ काम दे, जहाँ काम नहीं दे सकता ना वहाँ पे उनका देखो, अगर आप गलत करोगे तो वो ऐसे निकले से, क्योंकि हंसी नहीं रोक सकती थी वहाँ ऑब्वियसली। बट वही थी, तो इस पे आते वर्कशॉप पे, तो वर्कशॉप में के दौरान क्या करते थे कि हम मोबाइल पे शूट करते थे, और सीरियसनेस नहीं थी, क्योंकि हम बोलते थे कि 10 बजे आना है सुबह। तो हम पहुंच जाते थे मैं और शेफाली, और पता चला कि दौलत राव कहीं और चले गए, कहीं दूसरे शहर चले गए काम से, खेत में है, ये है, तो किसी को लाइन नहीं याद, 4 दिन बज गए शूट के, किसी को नहीं पता, हम रीडिंग कर रहे हैं तो वो पढ़ी रहे अभी तक लाइंस भी नहीं याद है। तो फिर एक थोड़ा पेप टॉक देना पड़ा उनको बेसिकली। शेफाली थोड़ी सी उन पे थोड़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले में, तो बोला कि आपको इसकी सीरियसनेस समझ में नहीं आ रही है, कि ये नहीं कि हम 40 लोग मुंबई से यहाँ आएंगे, फिल्म शूट करेंगे, जो भी है, और पूरा किसी का पैसा इन्वॉल्व ये है, तो आप सीरियस हो जाइए। तब जाके उनको लगा नहीं 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 ये लोग काफी ये करने की, उनको लगा कि थोड़ा सा कुछ फिल्म होगी वगैरह। इतना होने के बावजूद जब उनको लगा कि फिर भी शूट का क्या होगा, 2 घंटा शूट होगा, लाइन बोलते ही खत्म हो जाएगा। असल टेस्ट हुआ फर्स्ट डे ऑफ शूट। अब तक तो उन्होंने छोटा कैमरा देखा था, पहले दिन देखा बड़ा कैमरा। और पहला जो सीन था दौलत राव इनका, बड़ा कठिन सीन था। पता नहीं कैसे वो कुछ था लोकेशन का, वहाँ पे स्कूल में करने वाले थे हम, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था। और फर्स्ट डे गाँव वाले जमा थे, वहाँ पे थे, क्रू था, बड़ा कैमरा था, तो बहुत ही मुश्किल था। मुझे पता है दौलत राव की मुझे 12-13 टेक लेने पड़े, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि नहीं हो सकता, क्योंकि हम वाइड में जब हम शॉट लगाते वाइड में ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते थे, जैसे हम क्लोज लगाते थे, क्योंकि समझ में आता कहाँ देखी क्या देखी, क्योंकि आप कौन से होते हैं, आपका कैमरा यहाँ पे है, उनको समझ में नहीं आता था। तो वो इधर देखे उधर देखे, फिर आप सीन में नहीं होते थे, आप लाइन तो बोल रहे हो लेकिन आपका भटका हुआ ध्यान, तो वो बड़ी समस्या हुई सबके साथ। बट थैंकफुली सविता जो है नंदिनी, वो आई थिंक जितने भी यंग गैंग है ना, उनको तो आई थिंक थोड़ा आदत है, आजकल वो रील बनाते हैं, तो उनको पता है, थोड़ा सा वो कंफर्टेबल है। फिर वो बट जो दौलत राव है या संगीता बाई है, इन लोगों के साथ थोड़ा मुश्किल रहा। बट आई थिंक 2 दिन लगे मुझे उनको ये करने में। उसके बाद तो दौलत राव हमारे सेट के अमिताभ बच्चन बन गए। आई थिंक इसीलिए ये फिल्म बड़ी रियल लग रही है, मतलब मेरे हिसाब से, या जो लोग बोल रहे हैं, जो भी है रियल है, क्योंकि वो रियल लोग है, रियल लोकेशन है, कोई उस टाइप का एक्ट नहीं कर रहा, कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहा, जो है वही है लोग है, इसलिए। और मेकअप कॉस्ट्यूम उनका ये, उनके कपड़े ये है, इसलिए वो फील आ रहा है उस टाइप का। वो जो आपने वो, अगर मैं बोल सकूं, स्पॉइलर तो नहीं हो जाएगा, कि जो वो कम्युनिटी मैरिज वाला पूरा सीक्वेंस है, वो आपने रिक्रिएट किया था या ऐसा कुछ होता है उधर? वहाँ होता है, वो सीन था, वो रिक्रिएट मुझे करना था, एक्चुअली प्लानिंग भी की थी। अगेन बजट कंस्ट्रेंट थे, मुझे उतने लोग चाहिए थे, हमने फिर भी प्लान किया था कर लेंगे एडजस्ट, 500 लोगों में कर लेंगे।
बट अगेन वही बोलता ना, मैं थोड़ा कमर्शियल डायरेक्टर हूँ। मुझे चाहिए 2000-3000 लोग। वो बोल रहे थे कि यार कर लेंगे हम, क्या फ्रेमिंग ऐसे करेंगे, नहीं यार वो एक वाइड शॉट चाहिए जिसमें इतना वो दिखे। फिर भी हम कोशिश कर रहे थे एक जगह, फिर पता चला कि ऑलरेडी दूसरे शहर में हो रहा है, वहां से कुछ 50 किलोमीटर यहाँ पे वो कम्युनिटी वेडिंग होती है एक्चुअली। हर कम्युनिटी की होती है शायद। तो जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, जो कुनबी फार्मर कम्युनिटी, उसमें होता है, उसी मंथ में होता है, जनवरी दिसंबर में होता है। तो थैंकफुली हम शूट करने वाले थे, पता चला वहाँ पे हमने जगह वगैरह लोकेशन फाइनल कर लिया था कि यहाँ पे टेंट वेंट लगाएंगे। पता चला कि वहाँ हो रहा है, मतलब उनको रिक्वेस्ट की हम आ रहे हैं, हमें बस आप थोड़ा गोरिल्ला टाइप का शूट किया हमने, करने दीजिए, आपका प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो जो बाकी अपार्ट फ्रॉम नंदिनी जो लोग हैं वो एक्चुअली वहाँ पे आए एक दो हमने प्लान किए थे अपने। अच्छा। शूट काफी किया था, बट अगेन क्योंकि वो रियल लोग थे, आप उनका फुटेज यूज नहीं कर सकते, की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो लड़की है और एक दो वो हमने परमिशन से हमने ये किया था। वो इंटरेस्टिंग, हालांकि उस दिन थोड़े टर्न आउट कम था एक्चुअली, और हम जब तक हमें परमिशन मिला तब तक बहुत सारे लोग हो जाएंगे, बट जो भी इफेक्ट अच्छा है उन्होंने काफी हेल्प की हमारी उसमें। बट वो होता है 4 से 5 हजार लोग आते हैं उसमें। कैमरा कौन सा था आपका? हमारा अपना नहीं, सोनी वेनिस था। तो वो एक फायदा भी होता है, क्योंकि जैसे गांव में होता है ना कि शूट चल रहा है तो हीरो कौन है, शूटिंग चल रही है, रिजेक्ट भी कर देते नहीं, ये तो हीरो है, आए देखने, ये तो अपने लोग हैं। तो वो फायदा हुआ, वो एक्टर होता तो मैं वो सीरीज शूट नहीं कर सकता था। नंदिनी थी, आप कोई लड़की होगी जो अपना इंट्रोडक्शन देने आई है वहाँ पे, तो इसलिए आसानी से हो गया पूरा। लेकिन हमें एक पूरा दिन चला गया, क्योंकि हमें उनके भरोसे था कब वो बोलेंगे हाँ, तो हम वेट कर रहे थे। हम 10 ज्यादा लोग नहीं गए थे, 4-5 लोग गए थे और सीन शूट करके आए। तो आपका ये फंडिंग का आप बता रहे हो कमर्शियल फिल्म मेकर की तरह, तो फंडिंग का कैसे मतलब आपने रेज किया फंडिंग, और मतलब कैसा प्रोसेस था उस चीज? फंडिंग क्योंकि हम 4 पार्टनर्स हैं, क्योंकि आपका जब आई थिंक फिल्म बना रहे होगे तब ये कैसे रिलीज होने वाली है, इसका कुछ सच ऑलरेडी मतलब एक गारंटीड, उस सेंस में गारंटी तो कुछ नहीं क्रिएट किया नहीं एक्चुअली। गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती। शुरुआत की थी फिल्म बनाना है, बस इतना ही था। और मेरे जो पार्टनर, हमारा जो कंपनी है धून प्रोडक्शन, तो हम 4 पार्टनर थे। तो ऑब्वियसली बिल्कुल थैंक्स टू देम कि उन्होंने मेरे पे फेथ रखा कि सबका अपना पैसा है, उसमें कोई फंड नहीं। तो हम चारों ने इक्वल पार्टनर्स, हमने अपना पैसा रेज किया और ये बनाया। इसलिए हमने ये किया कि इतना कम में बना सकते उतना कम में बनाए। तो बाहर का कोई इसमें फंडिंग नहीं है, बाहर से कोई फंडिंग नहीं है, कोई भी नहीं है। और हमने कोशिश, एक्चुअली हम सोच रहे थे करें, बट वही होता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि वो समझ में नहीं आएगा और ये होगा, तो हम लोग यार अपने तरीके से बनाने तो फिर खुद रेज करना पड़ेगा। तो हम 4 लोगों का इसमें पैसा, तब रिलीज का हमने सोचा नहीं था, बोलो कि देखते हैं, बनाते हैं, फिर हम जाएंगे स्टूडियो के पास। प्लानिंग वही थी कि हम पहले बनाते, देन स्टूडियो के पास जाएंगे, हम उनको बेच देंगे। फिर बनाई और मेरा एडिट चल ही रहा था। एक अनुपमा को जानते हो आप, अनुपमा बोस, उसको दिखाए थे, उसने बोला कि यार अच्छी फिल्म है, तुम फेस्टिवल में भेज रहे हो। तो फेस्टिवल का वैसे शुरू हुआ, मतलब पहले प्लान नहीं था मेरा था कि मैं बहुत ज्यादा सोचा नहीं था कि मैं बड़े फेस्टिवल में वगैरह भेजू वगैरह, ऐसे था कि चलो अभी मामी में आएगा वगैरह ये वगैरह, बाहर का भी, बट मैं इतना कीन नहीं था एक्चुअली। मैं थोड़ा आलसी हूँ थोड़ा सा मैं। तो जब उन्होंने एक्चुअली अनुपमा ने मुझे पुश किया, जब देखी यार तुम भेजो फिल्म, ये जो अपना अभी वेनिस है टीफ है, इसमें बोला कि मैं थोड़ा देख रहा था बट मैं भेज नहीं रहा था। तो बोले कि यार तो अभी डेडलाइन चली गई है, डेडलाइन चली गई थी, कोई बात नहीं तुम लिखो उनको। आप जानते हो इट्स नॉट ओवर, मतलब डेडलाइन चली गई। तो मैंने बोला डेडलाइन चली गई, तो वो आई थी 10-11 बजे तक हम बात कर रहे थे, फिर वो चली गई। बोले कि तो आज ही लिखो, आज रात को ही लिखो उनको। 10 दिन हो गए, डेडलाइन मिस हो गए। बोला यार, फिर भी मैंने, तब तक ना मेरा एडिट लॉक था, एक मोटी कॉपी थी वर्क इन प्रोग्रेस, ना मैंने सिनॉप्सिस लिखी थी, जो भी रिक्वायरमेंट लिखा था क्या चाहिए, कुछ लिखा नहीं था। तो लेकिन कुछ भी करो आज, तो मैंने उनको मेल डाल दिया और सीसी सब जो भी होते हैं सब कर दिया।
थैंकफुली मुझे 2 दिन बाद रिप्लाई आया उनका, रिप्लाई आया कि एक्चुअली उन्होंने फिर मीनाक्षी को कनेक्ट किया उन्होंने, क्योंकि मीनाक्षी हैंडल्स द साउथ एशिया। एक्चुअली मुझे मीनाक्षी से मुझे ईमेल आया कि ये मुझे आया तो जो भी है भेज दो। उन्होंने 2 दिन का वक्त मांगा, 2 दिन में मैंने सब कुछ एडिट जो भी है सडन छोटा मोटा जो लॉक किया, ये किया, बेसिक साउंड डिजाइनिंग क्योंकि ये नहीं था, ये किया खुद ही किया स्टूडियो में करके क्योंकि साउंड क्लीन ही थी, बट कई थोड़ा म्यूजिक करना है वगैरह किया था। थैंकफुली तब मेरे पास ट्रैक्स रेडी थे साउंड के। अच्छा, म्यूजिक हम पे काम कर रहे थे, मैं रेडी थी, तो मैंने बेसिक लगा के भेज दिया, वर्किंग प्रोग्रेस लिख दिया। तो आई थिंक और मुझे कुछ 15-20 दिन बाद ही आया उनका ईमेल कि वो पहले आता ना उनका क्रॉस चेक करते वर्ल्ड प्रीमियर है कि नहीं, मैं तो बहुत खुश हो गया। तब मैंने थोड़ा सीरियस हुआ, मैं अच्छा मुझे लगता है अच्छी फिल्म बनाई। तो फिर वो टिप में सिलेक्शन हो गया और वहाँ का रिस्पॉन्स बेसिकली बोल तो बहुत कमाल था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बड़ा फेस्टिवल है, तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है, छोटी सी फिल्म में तो लॉस हो जाएगी, बट दोनों शो सोल्ड आउट थे, तो मुझे लगा वाह क्या बात है। तो और ऊपर से ऑडियंस रिस्पांस ये सब कुछ, और उसके ऊपर से नेट पैक अवार्ड मिल गया, तो लगी वाह ठीक है अच्छी है फिल्म शायद। तो यही था, तो प्लानिंग ऐसा कुछ था नहीं। और उसके बाद ऑब्वियसली जब हुआ तो हम रिलीज का सोच ही रहते हैं, बहुत सारे स्टूडियो से मिले, हम मिले एक्चुअली खुद ही आए, तो अच्छी बात है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग खुद होके फोन कर रहे थे। तो सारे स्टूडियो के नाम नहीं लूंगा, सबने फिल्म देखी, सबको बहुत अच्छी लगी, बट कोई कमिट नहीं कर रहा था, जो सबके साथ होता है, आपने भी देखा है, और अच्छी सबको लगती है, बहुत बढ़िया होता है, सब कुछ वेल डन वगैरह वगैरह होता है, बट भाई आगे तो बढ़ो। तो उस चक्कर में हमने काफी वेट किया लोगों का, 4-5-6 महीने, सबको अच्छी लग रही थी, बट कोई कमिट नहीं कर रहा, तो आपको लगता है कि यार कब तक वेट करें ना, आपका हो रहा है, तो फिर मैं खुद ही करते। तब हमने ये प्रोसेस शुरू किया कि यार रिलीज तो करना है। हम डायरेक्ट OTT भी जा सकते थे, बट अगेन पिछले साल 1-2 साल से OTT का भी है कि पहले आप रिलीज करो, ये होता है, तो वो एक प्रॉब्लम थी। और एज ए फिल्म मेकर भी मुझे था कि यार मुझे थिएटर में तो रिलीज करनी है, लोगों तक पहुंचानी है, तो इसलिए एक जिद थी थिएटर में रिलीज करना, और करनी भी चाहिए, क्योंकि मैं सारे फेस्टिवल में करीब मैं 30 के आसपास फेस्टिवल हो चुके होंगे, उसमें से मैंने करीब तो 25 जगह पे मैं गया हूँ, बहुत सारे स्क्रीनिंग अटेंड की, बड़े थिएटर में देखी, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। जहाँ पे मराठी ऑडियंस है उनका बहुत ज्यादा था, अच्छा था। तो मुझे याद है ऑस्टिन में, US में एक स्क्रीनिंग थी, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीनिंग। तो से लोगों का जैसे लोग हंस रहे हैं, ऑस्टिन में बहुत मराठी लोग, बहुत मराठी कम्युनिटी है वहाँ पे, तो वो बड़ा थिएटर था। इवन कैलिफोर्निया में था 1000 सीटर का वो पूरा कैलिफोर्निया थिएटर था, उसमें तो कुछ 700-800 लोग तो होंगे आराम से। तो उनका रिएक्शन देखा, फिर मैंने हार्डकोर नॉन फिल्मी जनता थी औरंगाबाद फिल्म फेस्टिवल में, तो वहाँ पे तो नया फेस्टिवल है, वहाँ पे उस टाइप का क्या बोलते हैं, फिल्म बफ नहीं है, आम जनता आती है उसमें। उनका रिएक्शन देखा पहले दिन, एक्चुअली दैट वाज अ रियल टेस्ट, कि हमने शो देखा, हाउसफुल था, मराठी फिल्म थी, तो ऑब्वियसली तो वहाँ की ऑडियंस मराठी फिल्म देखने आए। हाँ, तो और होता है ना कि आप फिल्म के बाद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, तो कुछ लोग, एक आदमी आया, वो बात करने लगा, रोने लगा, मुझे एकदम हक कर दिया कि वो था कि मैं अभी जस्ट मेरी बहन की शादी का ही चल रहा है और मैं इसी से गुजर रहा हूँ, तो कनेक्ट कर रहा था। कुछ औरतें आई, बोले कि बात करते रोने लगी उस टाइम का, और बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि वो कोई आम जनता थी बेसिकली, कोई ऐसा नहीं कि आपने फिल्म एक इसकी बात कर रहे हैं, आम जनता थी, वो कनेक्ट कर पा रहे थे उस इमोशन से बेसिकली। दूसरे दिन उनका रिपीट शो था सुबह 10 बजे, अगेन हाउसफुल था, और एक लेडी आई और बोले कि मैंने कल फिल्म देखी, मुझे इतनी अच्छी लगी, मैं 10 औरतों के लेके आई। अच्छा, सही। तब मुझे लगा कि यार सीरियसली कनेक्ट कर रहे हैं आम जनता से, और दूसरों को बताया कि आपको देखनी चाहिए। तब मुझे लगा कि हाँ, ये तो एनीवे तो मैं डे 1 से भी रिलीज करनी थी, बट होता ना कि यार मैं कन्विंस कर सकता हूँ लोगों को कि यार नहीं, इसमें करनी है, तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं करनी है और अच्छे से करनी है। बट अगेन इतना आसान नहीं होता, सारा अगेन टाइम लगता है, पैसा लगता है,
तो चाहे तो आप 200 स्क्रीन में भी कर सकते हो अगर आपका बजट हो, बट नहीं कर सकते हम। फिर सचिन जी कैसे आए ऑन बोर्ड? सचिन जी ने फिल्म देखी थी फिल्म फेस्टिवल में कैलिफोर्निया में। तो एक्चुअली सबसे पहले श्रेया ने देखी फिल्म मामी फिल्म फेस्टिवल में। श्रेया को वो पसंद आई, श्रेया पिड़गांवकर डायरेक्टर। तो उसको तो उन्होंने अपने सचिन जी को सुप्रिया को कहा कि ये फिल्म वो जानती है मुझे कि हमने एक वेब सीरीज में गिल्टी माइंड्स में काम किया कि ये फिल्म जरूर देखना। जब हम कैलिफोर्निया में एक एक्चुअली वो दैट मराठी फेस्टिवल था, उसमें वो लोग भी थे, मैं भी गया था, हमारी फिल्म वहाँ पे दिखाई थी। क्योंकि पिप फिल्म फेस्टिवल अपना पुणे जो फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, वहाँ की जो विनिंग फिल्म होती है वहाँ पे उसका ये होता है। अच्छा। तो हमारी फिल्म थी, तो सर ने देखी वहाँ पे, सर को बहुत अच्छी लगी, सुप्रिया जी को भी बहुत अच्छी लगी। तो तब हमारी बेसिकली बातें हुई और उन्होंने सर पूछे थे कि क्या है तुम्हारा रिलीज का क्या है, तो मैंने बताया कि हम कोशिश कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, अगर तुम जरूरत लगे तो बताओ, मैं हेल्प करूंगा। तब हमारा चल रहा था, लोगों से मिल रहे थे, फिर बात बन रही थी, बिगड़ रही थी, कुछ चल रहा था। अगेन बहुत सारे होते इसमें स्टूडियो सेटअप में, ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्स था, बट जिस टाइप का डील या जो भी होते हैं। तो फिर हम सर भी बिजी थे, अपनी उनकी एक फिल्म आई नौसा था, उसमें बिजी थे। उसके बाद मैंने सर को फोन किया कि आई नीड अ गाइडेंस बेसिकली, कि मुझे बात करनी है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, क्योंकि उन्होंने खुद फिल्म अपने डिस्ट्रीब्यूट की है और वो इतने मराठी के सारावाट है और वेल नोन चेहरा है, उनको एक्सपीरियंस है फिल्मों का, तो मुझे गाइडेंस चाहिए। तो हम गए, मैं और शिपाली। तो सर बोले कि मुझे, मैंने तो पहले भी कहा था, तुम्हें कुछ जरूरत हो तो मुझे फिल्म अच्छी लगी तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो इससे बड़ी बात क्या, क्योंकि हम सारे जो रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर है, स्टूडियो वाले या डिस्ट्रीब्यूटर सब लोग करते हैं, बट क्या होता है ना कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन इज ए टेक्निकल थिंग। आई थिंक होता है कि लगा देना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं होता कि करते चलो 30 जगह लगा देंगे। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए जिनको ओनरशिप ले फिल्म की, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ओनरशिप ले। जो आप अपने एचओडी के साथ करते हो, तो यार फिल्म अपनी समझ से काम करे। बाकी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वन ऑफ द फिल्म होगी है, लगा देंगे, कितनी फिल्में रिलीज होती है हर हफ्ते में, उनको यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। बट ऐसे कि ओनरशिप ले यार, डिस्ट्रीब्यूटर की यार नहीं यार, इस फिल्म को मेरे को पहुंचाना है। ये फिल्म मुझे लगा कि मैं बाकी फिल्मों के साथ इसको भी मैं अच्छे शो टाइम दे सकता हूँ और मैं इस सीजन में चलेगी, उसको पसंद आनी चाहिए और उसको ओनरशिप। तो सर को लगा कि मैं करता हूँ हेल्प। तो क्योंकि मेरा सेटअप है, मेरे उनके जो कलीग है, नानू भाई भी है और शौकत पठान जो कि सीपी निजाम के डिस्ट्रीब्यूटर है और ऑगस्ट एंटरटेनमेंट, वो अभी फ्रेशली आए थे अपनी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर तो रिलीज करके, और उनका और सक्सेसफुली उन्होंने हिट रही उनकी फिल्म और उनका ऑलरेडी सेटअप रेडी था। तो ये तो बेस्ट है, और क्या चाहिए। तो हम इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते थे, हम किसको कितना कन्विंस करेंगे किसी को। तो सर को फेथ था, तो सर ने सब लोगों को बोला कि भाई ये फिल्म है, आपको करना है। तो हमने सोचा कि सर आप बैक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट भी कर दीजिए ताकि एक आपको रीच बढ़ेगी, ऑडियंस तक भी तो कनेक्शन उनका है। तो सर ने बोला कि हाँ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली कोई अपना नाम तभी देता है जब उस फिल्म पे बिलीव करता है। तो उन्होंने कि ये मुझे बहुत अच्छी लगी और एक मैं प्राउडली इसके एसोसिएट होना चाहता हूँ और उनके एफर्ट्स दिख रहे हैं, बहुत एफर्ट्स एग्जैक्टली कर रहे हैं। तो बोले कि मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। और हम वी आर वेरी ग्रेटफुल और कि उन्होंने अपना नाम भी दिया, पूरा उनका जो सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो पूरा उनसे मिलवाया, वो सब काम कर रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं। जस्ट नाम देने से नहीं होता कि उनको क्या था, आप लिख देते हो और बस। बट क्योंकि वो उनको पता है कि ये फिल्म अच्छी है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लोगों को देखनी चाहिए, इसलिए वो हमारे साथ हम जब वो हम बोलते सर यहाँ चल सकते एकदम हाँ जाएंगे, आ रहे बोल। तो वो मेरे गांव तक आए, डोंगर गांव में आए, पूरे गांव में हम ले गए, रोड शो किया, वहाँ आए तो कि वो फिल्म पे उनका बिलीव है। अभी तो प्रमोशन खत्म नहीं हुआ, चल ही रहा है, वो जगह इंटरव्यू दे रहे कर रहे, तो होल हार्टेडली वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा ऐसे ही फिल्म पे भी बात कर सकते हैं काफी उसके अराउंड वाले प्रोसेस में बात की। तो मतलब ऐसे कुछ जनरल
ऑब्जर्वेशंस जो मेरे थे फिल्म के और जिनके बारे में जानना भी चाहता था कि एक स्टार्टिंग में एक वो सीन है जब पहली बार वो लोग थर्ड के लिए आते हैं और उस टाइम पे हमें पता नहीं गाना भी वो जो बज रहा है उस टाइम पे और हमें पता नहीं ये लोग कौन है और ये लोग क्या करने जा रहे हैं, तो वो अजीब सा एक फीलिंग आता है जैसे कुछ तो गुंडे कहीं पे मारने जा रहे हैं किसी को, वो जो चेहरा पूरा कवर करके जैसे जा रहे हैं। तो वो ऐसे लोग वहां पे जाते हैं या फिर ये आप पर्टिकुलरली उस सीन में थोड़ा सा नहीं यार ये दोनों आप फिल्म में करो ना समझ जाते हो। लिखते वक्त थॉट ऐसे था मेरा कि ऐसे ओपन करे फिल्म को, ठीक है, बट वो होता है वहां पे क्योंकि विदर्भा में उस एरिया बहुत हॉट एरिया है। समर में अगर आप जाओगे तो और वहां पे दुपट्टा कल्चर है, जो व्हाइट दुपट्टा आप इसमें करते हो और वही आप बाइक चला रहे हो तो उसको बांध लेते हो क्योंकि हीट की वजह से, क्योंकि बहुत गर्म हवा चलती है। तो वो था, बट लिखते वक्त मेरे दिमाग में एक्चुअली वही था कि शिवा ऐसे गिरी एक होता ना कि जो आपने थोड़ा बताया कि कोई गुंडे आ रहे हैं, हाँ ये कर रहे हैं, ऐसे करते करते रिवील हो जाएगा। मेरा भी थॉट वही था, बट वो एक्चुअल होता है ऐसा। और एक क्रिटिक्स ने लिखा था, बड़ा सुंदर, मुझे अच्छा लगा वो कि सेम ने एक्सप्लेन किया था कि लोग ऐसे आ रहे हैं, डकैत बन के आ रहे हैं, बेसिकली वो पराया धन चुराने आ रहे हैं। सही है। पराया धन जो बोलते क्या वो लड़की जो था वो चुराने आया, तो वो इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग कल्चरल नुआंसेस ना। वो भी मुझे बहुत सही लगा था जो वो उसकी दोस्त की जब शादी हो रही होती है तो उस टाइम में वो माइक पे जो गाती जो है वो लेडी, दैट इज मंगलाष्टक। मराठी में जब शादी के वक्त जो गाया जाता है उसको बोलते हैं मंगलाष्टक। हाँ, लेकिन जैसे वो गा भी रही है, मे बी डायलेक्ट का भी होगा या फिर जैसे वो गा रही हैं, वो एक लगता है एक हल्का ह्यूमर, मतलब ऐसे कुछ राइट। उनकी कहानी बताता हूँ क्योंकि उनका नाम है मीराबाई थे और वो बहुत सारे वो हमारा जो डोंगर गांव है मेरा, जहाँ पे हमने शूट की, मेरा गांव है, उसके बगल में और एक गांव है टाकड़ी या खापड़ी, दोनों आसपास है। हाँ, तो वहां पे रहती है और वो बहुत सारे शादियों में गाती है मंगलाष्टक, और वैसे कल्चरल प्रोग्राम में भी गाना गाती है। वो उन्होंने गाया, वो जो फ्रेम में दिख रही है वही मीराबाई, बहुत अच्छा गाती है। और उन्होंने ही हमारा जो टाइटल ट्रैक है पावनी तय पूरी हो गाया। ओह अच्छा, वो भी उन्होंने गाया। बट वेरी अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई अभी 5-6 महीने पहले। तो एक्चुअली आपको ह्यूमर इसलिए भी लग रहा होगा, मैं भी नोटिस करता हूँ, जैसे आता ना ली, जैसे बोलता है ना ली, और आप नोटिस करो पीछे एक औरत खड़ी है क्योंकि ऐसे गाया उस पर लोग हंसे हैं इसमें ऑडियंस में, क्योंकि वो जो कट है शट से आवाज होता है एकदम सडनली उनकी आवाज ऐसे ना वो उस टाइप का, और वो मुझे चाहिए था क्योंकि इसलिए कोई जो एक्चुअल लोग काम करते हैं वही उनको कास्ट किया, क्योंकि वो एकदम कंफर्टेबल लग रहे हैं, दिख रहे हो उनका। और वो गाने की, क्योंकि उनका सब्जेक्ट डिक्लेरेशन में गाने पे आता हूँ, जो पावने तय पूरी जो गाना तो आपने ही लिरिक्स भी उसमें मैंने लिखा है और बाय द वे काफी लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत सिंपल सा है, सिंपल लिरिक्स है वो अपनी भाषा में। तो जब हमने गाना कंपोज किया, लिखा हुआ था, तो मैं हम वॉइस ढूंढ रहे थे, तो माधव जो मेरा मुझे डायरेक्टर है और हम साथ में बैठे थे, तो बोले कि यार वो मंगलाष्टक गाया ना, उनकी वॉइस बढ़िया है, क्योंकि मुझे चाहिए थी वही एकदम अर्धी वॉइस चाहिए थी, उस रीजन की चाहिए थी। तो बोले कि हाँ कर सकते हैं, तो मैंने उनको फोन किया कि ये गाना है, मैंने भेजा उनको वॉइस नोट में ऐसे, तो आप एक मुझे स्क्रैच करके भेजिए। तुरंत उन्होंने भेज दिया और अच्छा लग रहा था, ऑब्वियसली अच्छी आवाज है उनकी, तो मैंने चलो उनसे बात है। उनको तुरंत उनका टिकट बुक किया, उनको मुंबई बुलाया, पहली बार मुंबई भी आए वो, और उनके साथ बेटी है उनकी जोशना, वो कोरस उन्होंने गाया है, दोनों आए और मैं उनको स्टूडियो ले गया। स्टूडियो में जो माधवा घर है उसने उसका सेटअप लगाया, उन्होंने चलो प्रैक्टिस करते हैं एक दिन, दूसरे दिन रिकॉर्ड करेंगे। गए और कर रहे थे, इतना अच्छा गाया उन्होंने इसमें, तो मुझे क्या बहुत बढ़िया है। तो एक्चुअली हम उसी दिन हमने गाना रिकॉर्डिंग खत्म कर ली, एक बोलते ना इसमें हमारा ये भी हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। तो अभी उनको अभी जो गाना रिलीज हुआ, उनके बेटी का फोन आया था, जोशना जी काफी इमोशनल हुई थी, क्योंकि उनकी इच्छा थी, उनकी बोलते कि कभी फिल्म में या बड़े प्लेटफॉर्म पे गाए, और उन्होंने गाया पहली बार, बट आज वो नहीं हमारे साथ।
तो बेसिकली सारा लोकल टैलेंट भरा हुआ है, हाँ किसी को नहीं छोड़ा मैंने, सिंगर हो एक्टर हो, किसी बोल तो मेरे घर वाले भी सब दिखते हैं। जो टीजर में भी वो सीन तो खैर टीजर में भी आया है, जो है वहाँ जो 2-3 औरत बैठी, उसमें मेरी माँ बैठी है, जो चश्मा पहन के मोतिया बिंदु वाला, उसका जस्ट 15 दिन पहले 10 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था। तो सीन शूट करना था, तो मतलब कि सब लोग तो आ रहे फिल्म में, मेरी माँ भी आनी चाहिए तो उसको बिठा दिया, मतलब कुछ करना नहीं, बस बैठना है। उससे बगल में जो मेरी मोटी आई बैठी हुई है, बहुत सारे मैंने एक फ्रेम उस घर में मेरे पिताजी का फोटो भी टंगा हुआ है, तो बहुत सारे फ्रेम में मेरे पिताजी भी दिखते हैं फोटो में। तो बहुत सारे बैठक में मेरे कोई भाई बैठा है, कोई ये बैठा है, मेरी बहनें बारातियों में जो नाच बारात में मेरी सारी बहनें, बारात में तो आप भी थे, मैं भी हूँ ना, किसी को नहीं जोड़ा मैंने हमारी कम्युनिटी में क्या होता है ना, मिनिमम 1000 लोग तो होते हैं शादियों में, 1000 लोगों को खाना खिलाना पड़ता है, होता है जलगांव में। आप ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ पे, तो हम तो RSVP करना पड़ता है वगैरह ना, कि आप एक आओगे बोलना पड़ता है, एक 1+1 हो गया, फिर आप यहाँ पे टेंशन आता है मुंबई में तो परिवार को ही जानता है, वहाँ परिवार आता है, और वहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं अरे क्यों आए हुए आप, वो कल्चर है बेसिकली, हर शहर का ये होता है। तो शादी में 1000 लोग चाहिए थे, और 1000 लोग तो बुलाना वहाँ पे शूट के दौरान, फिर भी अगेन मेरी फैमिली का भी सपोर्ट किया, जो भी फैमिली ग्रुप्स है ये है, सबको ऐसे डाल दिया कि इस दिन शूट है, आओ। आ गए थे लोग, ठीक ठाक लोग आ गए थे, वो तो 1000 नहीं थे बट 600-700 लोग थे, बट वो रुकेंगे क्या, इस गारंटी नहीं थी तो हमने बोला कि यार शादी के वक्त पहले वाइड में ही निकाल लेते हैं, मुझे पता है जैसे, और सबका लिए हमने खाना रखा था, हाँ बेसिक खाना जो वहाँ पे मसाले भात, आपने पता होगा, मसाले भात और स्वीट जलेबी रखा था शायद, इस टाइप का। कड़ी बहुत फेमस है वहाँ पे। तो मुझे पता है कि जैसे लंच ब्रेक होगा उसके बाद, क्योंकि पक जाते लोग, उनकी भी गलती नहीं है, वही चल रहा है, वही आएगा, वही चल रहा है, वो लोग बैठे हैं, वही मंगलाष्टक बज रहा है, पीली साइकिल से बज रहा है हमें पता था कि जैसे लंच ब्रेक करेंगे वैसे हुआ, लंच ब्रेक हो गया और लोग बहुत जाने शुरू हुए। इसलिए भी शादी की बारात में भी क्या करे, तो लेकिन ऑब्वियसली मेरी बहनें हैं, घर वाले, वो तो कहीं जाएंगे, तो भाई की फिल्म है अपनी वो रुके थे, तो पूरे बारात में वही लोग नाच कोई आ रहा है जा रहा है, बट वो कॉन्स्टेंटली बेचारी शाम तक नाचती रही। और हर एक के अंदर एक्टर तो होता ही है, बोला कि मैं भी एक्सप्लोर कर लूं अपने आप को। स्क्रीन में तो सबको आना था, इंडिया में मुझे लगा कि सबको आना है स्क्रीन में, तो 90% लोगों को आई थिंक आना है, ऑन स्क्रीन आना है, तो इसलिए मैं भी नाचा थोड़ा सा, तो ये था मेरी फिल्म भी मतलब पोखर बनाते वक्त भी ऐसा ही था ना, कि मतलब मेरा जो कजन है प्रत्युष, उसने भी एक्टिंग की है, वो क्राउड में नहीं, वो जो क्राउड वाला जो सीन है उसमें भी है ये। अच्छा, प्रोमिनेंट कैरेक्टर नहीं दिया उनको? हाँ नहीं, प्रोमिनेंट नहीं था किसी को ऐसे करके ही। आप नहीं आए कभी इसमें? नहीं, मैं वो मेरी फिल्म में था, लेकिन वो सीन काट दिया था। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे मुझे पता है, लेकिन मैं ही एडिट कर रहा था, मैं सबसे पहले वही सीन उड़ाया कि नहीं ये सीन बाहर नहीं आना। बाय द वे मेरे इसमें थर्ड में अभिजीत एडिटर है, उन्होंने मेरा शॉट नहीं डाला था शादी में मैं डलवाया मैंने तो एडिट देखा, मैं तो नाच रहा था बोले रहने दो, नहीं डालते, अरे नहीं भाई डालो मैंने अपने 2 शॉट डलवाए मैंने अपने नहीं भाई, थोड़ी मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए नहीं, मैं भी नाच रहा होता तो मैं डाल देता, मैं एक्चुअली मैं था कि मैं झाड़ू लगा रहा था, मेरा झाड़ू लगाने का टेक्निक इतना खराब है कि वो दिख रहा था कि ये तो झाड़ू लगाते ना इंडी फिल्म मेकर करना पड़ता है। बट बाकी वैसे भी काफी आपने इंटरेस्टिंग, मतलब विदर्भ के जो प्रॉब्लम्स वगैरह भी हैं वो सब भी फिल्म में काफी इंक्लूड किए हैं, मतलब फार्मर्स का डिस्ट्रेस जो हो गया, कपास के रेट्स और वो सब, और साथ में मतलब एक वो भी इंटरेस्टिंग चीज है कि खर्रा खाने वाला, जो एक कांस्टेंट एक खर्रा वो बनाने वाला और खाने वाला जो एक ये था, तो काफी इंटरेस्टिंग थी, मतलब कि आपने जो विदर्भ का ये किया है। बट मुझे वो लगा कि फिल्म में फिर भी माइग्रेशन को लेके कोई बात नहीं है उतनी ज्यादा, तो ऐसा नहीं है कि वहां से लोग बहुत ज्यादा माइग्रेट कर रहे हैं, या फिर लोग, माइग्रेशन इशू नहीं है उतना, फार्मर डिस्ट्रेस है ऑब्वियसली है, और मैंने शादी के इसमें शादी में सिर्फ शादी नहीं होती, शादी के साथ बहुत सारे लड़की शादी बहुत सारी चीज जुड़ी होती है, तो अगर आपने देखा होगा तो फार्मर क्या बोलते, कॉटन को मैंने जब मेटाफर यूज किया, उसको हमेशा उसके पीछे अगर वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो पहाड़ जो बाद में होता है, तो
लड़की की शादी अगर फार्मर पेरेंट्स है तो किसान की बेटी की शादी करना बहुत उनके ऑब्वियसली बर्डन तो है, हर पेरेंट्स के कंधे पे बर्डन होता है लड़की की शादी, अगर आप टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो। बट इनके लिए ज्यादा था कि इट्स लाइक गेटिंग राइट प्राइस फॉर योर कॉटन। होता ना कि आपको आपके कपास को सही दाम नहीं मिल रहा है, और इन द सेम कॉन्टेक्स्ट यू कैन से आपके बेटी को भी ये नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो मैंने थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश की है। और ये सारे जो सोशल प्रॉब्लम्स जो बात कर रहे हैं आप, ये सारे जुड़े हुए हैं उससे, शादी से। ये बड़े ऑर्गेनिक तरीके से आई है, ऐसे प्लान नहीं की थी कि अगर लड़की की शादी है तो ऑब्वियसली आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आएगी, आपका जो सोशल स्टाटा वो आएगा, आप लड़कों की शादी आएगी कि अगर आप घर में अगर आपका भाई है बहन है तो बहन छोटी भी है तो सब प्रायोरिटी होती है कि बहन की शादी हो जाए, उसके बाद भाई शादी का। और अगर आप किसान के बेटे और आपका कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो उसकी शादी भी बड़ी मुश्किल होती है, उस शादी के लिए भी, लड़के के लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना लड़कियों के लिए। बट मेन डिफरेंस है कि लड़का और लड़की शादियों में कि जो ऑब्जेक्टिफिकेशन जो पेट्रियार्की है उसकी है, लड़कों में वो नहीं होता कि लड़का दिखने में कैसा भी हो या जो भी है, या बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट उसको जज नहीं किया जाता, उसको बस एक जॉब मैटर करता है। गवर्नमेंट जॉब है तो बेस्ट है, एक परमानेंट एक सिक्योरिटी चाहिए होती है। बट सबकी अपेक्षा होती है कि लड़की चाहिए आपको गोरी। अनफॉर्चुनेटली मराठी में एक गाना है ना, बचपन में हम सीखते आए कि गोरी गोरी पान फुला सर की शान, दादा मलाइक वही नियान। तो हम बचपन से हमने उसको ये कर दिया है कि उस गाने का मतलब बताऊंगा आपको, कि बहन अपने भाई को कह रहा है कि गोरी गोरी पान फुला सर की, गोरी गोरी और फूल जैसे सुंदर आप भाभी मेरे लिए लेके आओ। तो होता है ना कि एक खूबसूरती की व्याख्या आपने ऐसे बना दी है। अनएम्प्लॉयमेंट जो मैंने देखा होगा आपने उस फिल्म में, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, जितना माइग्रेशन नहीं है, माइग्रेशन भी है लेकिन आई थिंक मराठवाड़ा में ज्यादा है। मराठवाड़ा में क्योंकि माइग्रेशन नहीं बोल सकते, बट जो होता है ना क्या बोलते हैं, शुगर केन वाला उस शुगर वाला था, तो यहाँ पे सॉइल इतना डिप्लीट हो जा रहा है कि कटाई जो कटाई के लिए लोग 5-5 6-6 महीने तक, अगर मराठवाड़ा के लोग उधर कोल्हापुर जाएंगे, उधर जाएंगे, उस एरिया में जाएंगे, 5-5 6-6 महीने लोग वहां जाके रहते हैं, तो वो बहुत माइग्रेशन होता है। हमारे एरिया में, मैं अपनी इसी बात, कॉटन बेल्ट है, फार्मर डिस्ट्रिक्ट, बट उस टाइप का माइग्रेशन मैंने बोला कि नहीं है, बट वो मुझे इस फिल्म में इतना रिलेवेंट नहीं लगा। तो मेरा फोकस होता कि इट्स अबाउट होल फिल्म इज अबाउट पेट्रियार्की और अरेंज मैरिज और उसके इर्द गिर्द चलने वाले सारे मुद्दे बेसिकली। और 2-3 लोगों की बात की आपने, क्या था वो कल्चर खर्रा, उसके बारे में बात एक वो तो पता ही नहीं कि वो जो आई लव डोंगरगांव जो है वो लगा हुआ है या वो आपने लगाया था? ये लगवाया था। मुझे लगा इतना कितना महाराष्ट्र में इतना डेवलपमेंट हो गया, गांव तक पहुंच नहीं हुआ है। ये आइडिया तभी आया क्योंकि वहाँ के एक चंद्रपुर हाईवे पे एक गांव है छोटा सा, वहाँ पे लगा हुआ था। अच्छा। ये तो हमने तो मुंबई में देखा है, आई लव जोगेश्वरी, आई लव अंधेरी, जो तो वो तो था, हमने देखा है। मैंने जब वहां देखा एक गांव में आई लव नंदोरी करके गांव का नाम है, मैं यहाँ तक पहुंच गया, तो यहाँ पहुंचे तो मेरे गांव में हो ही सकता है, तो हमने मनवा के बनवाते हैं। और इसलिए बनवाया वो, अनफॉर्चुनेटली टूट गया, अभी हम गए थे तो अभी है नहीं। वो सब बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब वो देखने के लिए आते हैं स्थल के लिए, तो जब तक वो जब खा नहीं लेते हैं तब तक वो मतलब बात शुरू नहीं होती है, तो ऐसे जनरल कुछ बात किया, बट ऐसा कुछ वो तो बहुत ही फनी है। तो हम हमेशा हंसते भी है इस पे कि लिखते वक्त मैं बता कि मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग हो कि आप आए, खाया पिया, सब कुछ किया, सब होने के बाद चलो इंट्रोडक्शन करते हैं। तब तक तो आप पहले आओगे, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे कि आप हम करते, बट वहां पे बढ़िया खा पी लेते, इधर उधर बात, जो साइलेंस है ना, क्या बात करनी है आप, ऑकवर्ड साइलेंस है ना, सबसे इंटरेस्टिंग होता है। वो फिल्म में भी रखा है मैंने, टिक टिक चल रहा है, क्या बात कर रहा है, अच्छा बता ना, अच्छा कौन सा कैमरा है, अच्छा मेरे पास भी था। तो उस घर में क्या होगा, कपास रखा है, तो आप बातें होगी, ऑब्वियसली फार्मर्स है तो बातें आप उसी बारे में बात होगी, तो अच्छा कपास को क्या भाव मिला, अरे यार हमें तो नहीं, आपको तो अच्छा मिल गया, फिर क्या और क्या बात करें, घड़ी देख, बाप रे 12 बज गए। और 12 बज गए तो ठीक है, आप
आप हर चीज बोलते हो। हाँ हाँ। वही 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 अच्छा 12 बज गए, बाप रे 12 बज गए। दूसरा बंद, हरी जी 12 बज गए। बढ़िया तो नमस्कार भी होता है ना, नमस्कार भी होता है, अरे भाई नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो वो न्यूआंसेस है जो अगर आप फिल्म मेकिंग के इस हिसाब से सोचे तो बहुत सारे रिपीटेशन है उसमें, हाँ, हाँ, बहुत सारी चीजें बोली जा रही है, दिखाई जा रही है, बोल जा रहे हैं, बट मेरे लिए वो लाइफ है। हाँ, तो आप वहां पे फिल्म में सोच रहे हो मुझे एक्चुअल एक्सपीरियंस देना है हाँ, उस गांव का। वही। बहुत लोग कहते हैं कि फिल्म देखते हो आप उस गांव में चले जाते हो, उस हाँ, घर में हाँ। चले जाते हो उस फैमिली के साथ, क्योंकि वही। आपने कुछ क्राफ्ट करने की कोशिश नहीं की। बहुत जगह हाँ। पता है एज ए फिल्म मेकर आपको पता है कि यार बहुत सारी रिपीटेशंस है, बहुत सारी हाँ। चीजें बार बार वही बोल रहे हैं, बट आपको वो एक्सपीरियंस देना है, वही वही वो space lived में in आपको- लगता हाँ, है वही, उस वही। वजह से। रियल लग देना है। हाँ। इसलिए मैं अवॉइड बहुत जगह पे हमारी डिबेट हो रही थी एडिट के वक्त भी कि यार नहीं हो चुका है, काट डालते हैं, क्यों वो में नहीं, आप वो है बार बार आप बोलते हैं, रिपीट करते हैं, तो बोलने दो। नमस्कार नमस्कार 10 बार बोलते हैं, बोलने दो हाँ, नमस्कार हाँ। नमस्कार बोलते हो। तो वो वही एक मेरी भी जिद थी कि ये जो होता है वैसे दिखाए, हाँ। उसको हम बहुत क्राफ्ट ना करें। हाँ। मेरा सिंपल फंडा है कि दिल से बना होता है ना, हाँ, वही। आप बहुत सोचते हो फिल्म के बारे में, तो वो एक उसका ऑनेस्टी शायद निकल जाती है। हाँ। मैंने बोला कि आप खराब कुछ भी डालो उसमें, हाँ, बट एक ऑथेंटिसिटी निकल जाती वही, है। वही, हाँ, वही। क्राफ्ट टू मच क्राफ्टेड नहीं होनी चाहिए। हाँ, हाँ, वही। जैसे मुझे पता है बहुत सारे रिव्यूअर ने भी लिखा था टीम में, तो रॉनेस फिल्म में दिखती हाँ, है। हाँ, वही। उसमें भी एलिमेंट लार्जर लाइफ एलिमेंट है, बिकॉज आई एम कमर्शियल फिल्म मेकर। बढ़िया। उसमें भी स्लो मोशन है, वॉल्स है, क्योंकि दैट इज एस्पिरेशनल लाइफ ऑफ सविता, वो है। हाँ। तो वहां पे ट्रीट किया, फुल फ्रीडम लिया है। हाँ, नेक्स्ट फिल्म शायद वही होगी। अच्छा। ये जो आप एस्पिरेशनल का कह रहे हो, तो ये 3-4 आपने गाने भी यूज किए Yes. फिल्म के, प्रॉपर कमर्शियल गाने। तो जो लोग वहां रहते हैं, जो कैरेक्टर्स वहां रहते हैं, वो लोग फिल्में तो देखते ही होंगे, उससे इंस्पायर होते ही होंगे, वो सपने तो देखते ही होंगे कि हम भी इन बड़ी कमर्शियल फिल्मों के लोगों जैसे रहेंगे, पर कितना वो कर पाते हैं रियल अपनी रियल लाइफ में? वो तो उसमें भी वही है कि लव अफेयर इतना आसान नहीं है छोटे शहरों में। आपको भी पता है कि इतना हम तो बड़े शहरों में आराम से बोलते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, बट छोटे शहरों में अभी भी मैंने कह रहा हूँ कि हर इसमें, बट मोस्ट ऑफ दिस गाँव में नहीं है इतना ओपन। गाँव में क्या, शहरों में भी नहीं है। तो वही है कि वहां पे उसको लफड़ा बोलते हैं, अफेयर नहीं बोलते। लफड़ा हो गया वो। तो वही कल्चर, वो भी एक छोटा सा, मैंने अभी ज्यादा रिवील नहीं करूंगा, वो 3 लड़कियों की अपनी अलग जर्नी है बेसिकली। तो वही एक कल्चर है बेसिकली। जैसे अरेंज मैरिज भी है, किसी के ऑब्वियसली अफेयर्स होते हैं, होने भी चाहिए, कोई किसी पे प्यार करता है, बट हर प्यार को क्या बोलते हैं, वो उसका अंजाम जरूर नहीं कि वो एंडिंग उसका है अच्छा होता है। मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ मैं इसको। इसके लिए तो फिल्म लोग देखेंगे। फिल्म लोग देखेंगे, 7 मार्च को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, प्लीज देखिए। तो जो सविता और खपने सर के जो सीक्वेंसेस हैं, वो बहुत ज्यादा इन द मूड फॉर लव जी की तरह शूट भी किए हैं। जो थीम म्यूजिक भी है वो वैसा ही है, और किसी को भी तुरंत पता चल जाएगा हाँ। देखते ही। तो आपके सिनेमैटिक इन्फ्लुएंसेस क्या है? वो मैं बोलता हूँ हमेशा ट्रिब्यूट है वो। कोई बहुत बार लोगों से पूछे इन द म्यूजिक ट्रिब्यूट है मेरा। मैं कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इंस्पायर है वहां से, ऑब्वियसली इन द मूड फॉर लव से, एक एस्पिरेशनल कायदा, बट उससे ज्यादा कहूंगा कि मैं शाहरुख से इंस्पायर्ड हूँ। हमने सबसे पहले तो स्लो मोशन में शाहरुख को देखा, ठीक है। उसमें भी मैं हूं ना, या सॉरी जो भी है, बाहें फैलाता है, तो हमने तो बॉलीवुड से में देखा है सबसे पहले। बट हाँ, दैट पर्टिकुलर पीस और दैट पर्टिकुलर स्लो मोशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम इन द मूड फॉर लव। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है फिल्म की। अगर आप इन्फ्लुएंस से बात कर रहे हैं इस फिल्म में, तो वो तो है म्यूजिक इन टर्म्स ऑफ, बट मैं ईरानी फिल्मों का बहुत बड़ा ये हूँ, फैन हूँ, क्योंकि जो स्लाइस ऑफ लाइफ और जो बड़ी वो फिल्में होती है ना, मुझे बहुत पसंद है बेसिकली उस टाइप की स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड कहानियाँ, रिलेशनशिप्स हो या
ऑनेस्ट फिल्में जो होती है ना, लाइक चिल्ड्रन ऑफ हेवन मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है। अच्छा, हाँ। आई थिंक मैंने वर्ल्ड सिनेमा में कोई पहली फिल्म देखी होगी तो चिल्ड्रन ऑफ हेवन देखी है, क्योंकि मेरा कोई बैकड्रॉप नहीं फिल्म इसका, मैं इंजीनियर हूँ और मैं एक्सीडेंटली इस फील्ड में आया हूँ, तो मेरा एक्सपोजर बहुत कम रहा है। अभी मैं फिल्में देख रहा हूँ मामी में, एक्चुअली मैं मामी फिल्म फेस्टिवल को मेरा फिल्म स्कूल मानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी फिल्में वहाँ देखी है। हाँ। जब मैं मुंबई में आया और आई यूज्ड टू राइट फॉर टेलीविजन वगैरह, तब मैंने बहुत सारी फिल्में एक्सप्लोर की, तो इसलिए ईरानी फिल्में सारी, ईरान फिल्में इवन मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है क्या बोलते हैं, केपरनॉम है ना, लेबनीज फिल्म है, नदीम लबाकी, करेक्ट, बाकी तो उस टाइप का आई लाइक काइंड ऑफ स्लाइस ऑफ काइंड ऑफ सिनेमा। मराठी में बात करूँ तो उमेश की फिल्में मुझे अच्छी लगती है, नागराज की फिल्म अच्छी लगती है, पोकर के दानू पार मैं वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने जब देखी थी, मैं थिएटर में देखी थी, चंडीगढ़ में, बहुत अच्छी लगी थी। और जो नागराज जी का काम रहा है मराठी सिनेमा में, उससे आपको क्या मिला? आई थिंक वो इंस्पायरिंग फिगर है, कह सकता हूँ मैं। फैंड्री हो या सैराट हो, जो भी है, मुझे उनकी फैंड्री मुझे बहुत पसंद है, मेरी पसंदीदा फिल्म है। इवन कुछ शॉर्ट फिल्म्स है, पावसाचा निबंध है, बहुत ही प्यारी शॉर्ट फिल्म, बहुत पावरफुल शॉर्ट फिल्म है। इवन उनके प्राइम में उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म की थी लॉकडाउन के ऊपर, अनपॉज में, बहुत पावरफुल है, वैकुंठ, हाँ बहुत ही पावरफुल है। तो मेरे लिए तो हाँ, मैं तो बहुत मानता हूँ उनको, बहुत कुछ उनके फिल्म से सीख मिली है। और आई थिंक जो नॉन एक्टर का चलन एक्चुअली जो है उनसे शुरू हुआ है, लेकिन उसके कारण काफी इम्पैक्ट रहा होगा कि मतलब ज्यादा, मतलब एक कमर्शियल सॉर्ट ऑफ इडियम, मतलब या फिर फिल्म आपकी सक्सेसफुल हो सकती है वाइल आप बना रहे हो फिल्म विद, बिल्कुल एक आपकी होप है। मुझे जैसे उमेश का भी लाइक देउड़ फिल्म मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है, जो जिसमें एक्सेसिबिलिटी भी है, आप बात भी कह रहे हो, उस टाइप का सिनेमा मुझे ज्यादा पसंद है। एज अ मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, इवन नागराज की फैंड्री बहुत पावरफुल है, बट सैराट इज मोर एक्सेसिबल बिकॉज ऑफ म्यूजिक और सब कुछ, अजय लैंग्वेज वैसा है, बट एक होप है आई थिंक। बट जो भी है, फिर तो आई थिंक हर फिल्म मेकर का अपना एक सिग्नेचर होता है, कहानी होती है, स्टाइल होता है, वही बनना चाहिए। आप किसी और नहीं बन सकते, नहीं तो आप डिसऑनेस्ट हो जाओगे, आपकी फिल्म नहीं बनेगी, ना इधर की रहेगी उधर। आप अपना स्टाइल बनाओ, और जो है सोचो मत, मुझे लगा कि आप दिल से बनाओ यार, दिल से बनाओ कि कमर्शियल सक्सेस या फेस्टिवल्स कि मुझे वेनिस के लिए ऐसे फिल्म चाहिए तो वेनिस के लिए ऐसे बनाओ, ऐसे सोचो। तो कांस के लिए फार्मूला नहीं है, कांस के लिए बहुत लोग सोचते भी है, पार्थ को बहुत पता होगा मैं नहीं है तो नहीं फेस्टिवल से बेहतर कोई तो देखे मेरी फिल्म। नहीं, फेस्टिवल बहुत जरूरी है इंडी फिल्म को लेके, क्योंकि उससे आपको एक क्या बोलते हैं एक्सपोजर मिलता है, बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि अगर मेरी फिल्म थर्ड अगर टिप में सिलेक्ट नहीं होती या टिप में नहीं होती या बाकी फेस्टिवल में नहीं होता, तो आई थिंक मुझे मुश्किल होता, ये होता। तो बहुत जरूरी है एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत जरूरी है, और आपको आपका लार्जर ऑडियंस तक पहुंचती है, आप बहुत लोगों से मिलते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो बहुत जरूरी है इंडी फिल्म मेकर के लिए। तो इंडी फिल्म मेकर आप फेस्टिवल में जरूर दीजिए बट दिल से बनाइए, ऐसा मत सोचो कि कांस के लिए ऐसे फिल्म चलती है उतने मिनट की होनी चाहिए, उस टाइप का यूरोपियन नहीं होना चाहिए, नहीं, अपना बनाओ भाई, अपना बनाओ, अपना जो कल्चर है वो दिखाओ, तो कोई किसी के पैरामीटर में मत फंसो, फिर नहीं हुई सिलेक्ट डजंट मैटर, बट अपनी वॉइस होनी चाहिए वो, खुद आपको सेटिस्फैक्शन। एग्जैक्टली, मुझे कि ईरानी सिनेमा भी इसलिए होता है कि वो अपना आप ये नहीं करते हैं, किसी की अपनी कहानी बताओ ना, हर गलियों में इतनी कहानी है। अगर मुझे लगा कि बहुत सारे इंडी फिल्म मेकर तो छोटे स्मॉल टाउन से आते हैं, तो बहुत कहानियां हैं आपको। मेन स्ट्रीम का वही प्रॉब्लम कि मेन स्ट्रीम में एक पैरामीटर सर्टन हो गए, और बहुत कहानियां जो अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत सारी क्लासेस अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत सारी इश्यूज अनएक्सप्लोर्ड है, आप उसको बहुत स्कोप है। मुझे लगता कि बहुत कहानियां हैं, फ्यूचर इज ब्राइट आई थिंक, हिंदी का भी और हिंदी का और ये भी था, मे भी हो सकता है थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बट मेरी एक और फिल्म मेकर से बात हो रही थी अभी, तो वो बता रहे थे कि जनरली मतलब जो बाहर के फेस्टिवल्स में जो फिल्म जा रही है मराठी फिल्म, तो उनके बारे में इंग्लिश में लिखा जा रहा है बहुत कुछ इंडिया में, बट
मराठी पब्लिकेशंस उतना नहीं लिख रहे हैं उसके बारे में, तो वो आपको लग रहा है कि क्या मतलब ऐसा कोई से बात हुई आपने? हाँ बीप कर देंगे कुछ नहीं, सच है। जब स्टड का भी जब टिप में हुआ था, सारे इंग्लिश मीडिया में तो आ गया था, मराठी में हार्डली था। बट आई थिंक मीडिया के एक्चुअली वो सब पीआर एक्टिविटी, ठीक है, आपका जो प्यार किसने लोगों को करता है। बट मैंने भी, मेरी भी तब ये थोड़ी सी ये थी, नाराजगी थी, किसी ने कवर नहीं किया। पर अनफॉर्चुनेटली क्या सब पेड हो चुका है, या आपको सो कॉल्ड मीडिया बाय लेना पड़ता है, क्योंकि वो भी न्यूज़पेपर चला रहे हैं या ये चल रहा है, तो उनको भी ऐसे खबरें छापनी होती है। बट मेरी भी नाराजगी कि करना चाहिए। अगर आपकी नाम नहीं लेंगे, बट जो भी उसकी फिल्म हो या मेरी फिल्म हो, स्टड भी आई थिंक बहुत सालों बाद टीप में, आई थिंक चैतन्य की फिल्म थी, अपनी कोर्ट थी या डिसाइपल, दो भी थे, उस बहुत और स्टड थी बहुत। मराठी फिल्म तो हार्डली टीप में भी उस सेक्शन में, डिस्कवरी सेक्शन में गई है। और इवन इंडियन 6-7 साल बाद एक फिल्म गई थी डिस्कवरी सेक्शन में, तो बड़ी बात तो है। बट अभी मराठी करना चाहिए था, बट हम हर एक के जाके बोल सकते मेरे बारे में लिखो, ऐसे नहीं बोल सकते। मतलब कि अगर कोई मीडिया है, उसका अगर एंटरटेनमेंट सेक्शन है, आपका जॉब ही वही है कि आप कहानियां ढूंढो ना। आप कैसे नहीं कि कोई पीआर वाला अप्रोच करेगा कि लिखो हमारे बारे में यार। अगर आपको लगता है कि कुछ ने अच्छा काम किया तो लिखो, लिखना चाहिए। मैं तो लिखो, लिखना चाहिए, मराठी हो या कोई भी रीजनल लैंग्वेज का हो। बट हाँ, मैं कहूंगा कि हाँ, नहीं किया जितना करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। आई अग्री। और इससे पहले आपने ओटीटीज को भी रीच आउट किया था बिफोर द रिलीज? नहीं, अब तक नहीं किया। जैसे मैंने बताया कि हाँ, इसके बाद देखते पहले उन्हें जाना ही है, आपको तो जाना ही है, फिल्म तो कहीं ना कहीं होगी। वो ही है आई थिंक हमारे सारे जो क्वेश्चंस थे वो तो सारे कवर हो ही गए। तो अभी आपके कितने नंबर ऑफ, आप बोल रहे थे 90 थिएटर्स में कर रहे हो? हाँ, टेंटेटिव है अभी। ऑल डिपेंड्स अपॉन द बज कैसे होता है, उसके हिसाब से आप नंबर्स डिसाइड करते हो। तो हाँ, 80 के आसपास, 90 के आसपास जाएगा। अगर ये पॉडकास्ट अगर बहुत हिट हो जाए, पॉडकास्ट नंबर बढ़ जाएंगे। तो वही बस पे होता है। तो आई थिंक कोशिश कर रहे हैं। इंडी फिल्म का वही होता है, जो अच्छी फिल्म, इंडी नहीं कहूंगा मैं, कोई भी अच्छी फिल्म जिनके पास बहुत रिसोर्सेस नहीं है, अगर तो ये सब वर्ड ऑफ माउथ का खेल है और 3 दिन का खेल है। और मराठी फिल्म इंडस्ट्री की अनफॉर्चुनेटली है कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री, मराठी फिल्म्स कोएग्जिस्ट विद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और बाकी इवन मराठी ऑडियंस भी हिंदी फिल्में देखता है, साउथ इंडियन फिल्में देखता है। अगर 3 फिल्में रिलीज हुई है तो आई थिंक बहुत लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस होता है हिंदी फिल्म देखे। उसके बाद अगर उन मराठी के बारे में सुना है, अरे यार बहुत अच्छी फिल्म है, तो फिर मराठी में देखने जाएंगे। तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली क्या था कि अगर आपके पहले 2-3 दिन में नंबर्स नहीं है, ऑक्यूपेंसी नहीं है, तो एग्जिबिटर उतार देता है। वो मंडे तक फिल्म उतर जाती है। तो एक वो जो अभी पहले एक स्टेट वाली पॉलिसी थी ना कि वो लगा के रखनी है एक कम से कम एक मराठी फिल्म होता है, शायद वो एक फिल्म रखनी होती है, बट वो शायद शो चेंज कर देते, चेंज कर देते हैं, नहीं होती है, मंडे को उतर भी जाती है। कुछ थिएटर में होता है ऐसा, आई डोंट थिंक कोई फॉलो वगैरह होता है। टाइमिंग भी ऐसे होते हैं कि आप जाएंगे, जबकि मराठी फिल्म तो सेकंड वीक में अच्छे से पिकअप होती है इफ देयर इज अ गुड वर्ड ऑफ एग्जैक्टली। तो इसका भी वही है कि वर्ड ऑफ माउथ, अगर इतना हमें यकीन है, इस फिल्म की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर लोग जाएंगे तो 85-90% लोगों को, मैं जनरलाइज नहीं कर सकता, बट पसंद आएगी। अगर उनको पसंद आएगी, वो 10 लोगों को रिकमेंड करेंगे। तो वही है, वैसे ही है, वैसे ही है। थोड़ा यहाँ पे पोस्टर पे कोई चेहरा नहीं है कि यार इसकी फिल्म आई है, या फ्राइडे को फर्स्ट शो जाना है कि अडवा मुखी फूल हो जैन सोमल मैं इतना हाँ, तो ये भी नहीं है कि इसको देखने जाना है, या कोई उस टाइप का नहीं है। तो और मराठी में ऐसा आई थिंक बहुत कम होता है कि आई थिंक सैराट की बात हुआ था, सैराट की वजह से रितेश की फिल्मों में होता है, रितेश की फिल्म को हुआ है, वेड ये हुआ था। खैर अगेन सैराट
जी स्टूडियो बैकअप था, प्लस अजय अतुल थे उनके पास, तो गाने इतने हिट हुए। तब नागराज का नाम इतना नहीं था। फैंड्री वाज अ गुड फिल्म। फैंड्री बॉक्स ऑफिस उतना उस टाइप का सक्सेस नहीं था, पर अच्छी फिल्म थी, माइलस्टोन है मराठी में, नो डाउट। बट सैराट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था उसका प्रोमोशनल गाने। जो 4 गाने इतने हिट हुए, झिंगाट ने पूरे महाराष्ट्र में झिंगाट हो गया था। अरे हर जगह पूरे देश में बिहार में मतलब भोजपुरी वर्जन ऑफ जिंगाट Exactly, हिंदी में भी हुआ। तो लोग पहले गए, वो देखने गए कि गाने से अट्रैक्ट हुए, फिर एक बार अंदर घुस गए, घुस जाने के बाद फिल्म ने उसको हिट किया। बट जो व्हीकल था वो था उनकी उस फिल्म के गाने। बट लोगों को लाने के लिए कुछ चाहिए। आप बोल सकते कि फिल्म इसके बारे में बात करें, वो उससे कोई नहीं जाएगा। अंदर घुस गए, ऑब्वियसली नो डाउट फिल्म बहुत अच्छी थी, और नागराज को जो बात कहनी थी उसने की अच्छे से। बट जो व्हीकल था लोगों को थिएटर में लाने का, वो था सॉन्ग। एक बार लोगों ने देखी, फिर तो अपने आप वो वायरल हो गया, अरे बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत कूल है, फिर वो बात ये हो गई। बट फर्स्ट डे लोगों को लाना वो है। फैंड्री भी उन्होंने गाना बनाया था, अजय अतुल ने गाना बनाया था। बाय द वे वो गाना फिल्म में तो नहीं था, प्रमोशनल था। बहुत लोग, मैं दोस्त के साथ गया था, वो बोले कि गाना तो आया नहीं वो। तो नहीं, कहीं भी नहीं था। तो आई थिंक इंडिया में बहुत मैटर करता है म्यूजिक, बहुत बड़ा ये है। गाने फिल्म के पहले तो गानों के भरोसे होते थे, 4 एल्बम निकलते थे। लेकिन बाय द वे हमारा जो गाना है वो फिल्म में है। स्टार्टिंग में ही है। इसमें भी है और फिल्म में भी है। मजा आएगा। फिल्म में बहुत सारा ह्यूमर भी है, आप हंसोगे, रोओगे, सब कुछ है, डांस भी करोगे, तो सब कुछ एलिमेंट है। 7 मार्च को आ रही है, 7 मार्च को आ रही है। आप अपने 7 मार्च को आए आप सब परिवार, मराठी में कहते हैं कि सकुटुंब सपरिवार इष्ट मित्रा सह, मतलब आप सब परिवार जाइए और अपने दोस्तों को भी लेके जाइए, और आपको जरूर पसंद आएगी। आप निराश नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। जरूर जाइए जयंत की फिल्म देखने के लिए। बिल्कुल। और इंडी फिल्म भी थिएटर में रिलीज हुई, इसलिए भी सपोर्ट कीजिए। चक दे इंडी बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं हमारी फिल्में करके, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत प्यार से बनाते, बहुत मेहनत होती है। इंडी फिल्म मेकर का तो दर्द तो हम लोगों से समझ नहीं पाएंगे। बहुत प्यार से हम कोशिश करते हैं, फंडिंग के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, फिर फिल्म बनाने में जद्दोजहद होती है, फिर लोगों तक पहुंचाने में बहुत कुछ करना पड़ता है। तो एक सपोर्ट चाहिए। हम एक दूसरे को करते रहेंगे, बट ऑडियंस का भी सपोर्ट चाहिए। तो इसलिए भी आप आइए, देखिए। आपको पसंद नहीं आए तो फोर्सफुली नहीं आए, पसंद है तो आप लिखिए उसके बारे में, यार बकवास फिल्म है। बट एटलीस्ट अगर आप बड़े कमर्शियल फिल्म के लिए 500 रुपए खर्च कर सकते, 400 रुपए खर्च कर सकते, तो आप एक बार आइए, निराश नहीं होंगे। मतलब बहुत अच्छी प्यारी फिल्में होती है, और खराब लगी तो खराब लगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आप आइए, एक बार चांस तो दीजिए इंडी फिल्म मेकर को। बहुत अच्छा टैलेंट आ रहा है। और आई थिंक अच्छा नोट है, इस पे खत्म कर सकते हैं। और एक बार बस जयंत, अगर आप लोगों को बोल दोगे कि हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करने के लिए, चक दे इंडी नाम है। तो सबसे मैं विनती करता हूँ कि चक दे इंडी इस यूट्यूब चैनल, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर ये हमारा पॉडकास्ट, हमारी बातें अगर आपको बहुत अच्छी लगी है, तो उसको और लोगों का शेयर कीजिए। और आपको आई होप अच्छी लगी हो, और आपने हमारा एक्सपीरियंस आपके भी फिल्म मेकिंग में काम में आ सकता है, तो आप जरूर लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आपको पॉडकास्ट नहीं भी पसंद आया, तो फिर भी आप 7 मार्च को स्थल देखने तो जाइए। पॉडकास्ट नहीं पसंद आया, मैं भी पसंद नहीं आया, फिल्म जरूर पसंद आएगी। और पार्थ और आपका नाम निशिता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं इंडी फिल्म मेकर को। तो प्लीज इनके आगे वाले भी जितने भी एपिसोड आते हैं वो जरूर देखिए और लोगों तक पहुंचाइए। चक दे इंडी 7th मार्च, चक दे स्थल, चक दे इंडी। थैंक यू सो मच।